बच्चों, आज आप लोगों की डिमांड पे हम लॉज ऑफ मोशन वन शॉट लेके आए हैं। लॉज ऑफ मोशन के पूरे लेक्चर में कनेक्टेड मोशन, इंपल्स मोमेंटम और सूडो फोर्स, रोप हैविंग मास, ये चार टॉपिक हम अच्छे से कवर अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन वन शॉट लेके आऊंगा, एक ही बार में फ्रिक्शन कवर अप करेंगे। कनेक्टेड मोशन के अराउंड 20 शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लेवल टू 100% मैक्सिमम नीट लेवल। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कनेक्टेड मोशन, देखिए हमारी कुछ बातें याद रखिएगा कि फिलहाल लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो हमारी पुली होगी वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस होगी। दोनों चीजें होंगी तो बहुत ही बढ़िया है, ना तो पुली का मास है और ना पुली पे फ्रिक्शन है। अगर दोनों में से एक भी चीज हो गई तो भी हमारा काम बन सकता है, राइट। तो देखिए अब याद रखिएगा कि पुली के मासलेस या फ्रिक्शनलेस होने से फायदा क्या होता है। छोटी सी बात बता रहा हूं, फिर हम धुआंधार क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ये ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन टी डैश है, पुली से ऐसे धागे हैंग कर रहे हैं, यहां पर टेंशन टी है और यहां पर भी टेंशन टी है। हाँ ठीक है, ब्लॉक का मास यहां पर भी कुछ है, हैंगिंग ब्लॉक का मास, और यहां पर भी हैंगिंग ब्लॉक का मास कुछ और है। परफेक्ट है बच्चों। अब मान लीजिए कि पुली ऊपर जा रही है, मान लीजिए, तो पुली पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, टी डैश ऊपर को 2t नीचे को, ये नेट फोर्स ऑन दी पुली है, इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। हम हमेशा क्या बोलते थे कि नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, या फिर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी जीरो है। अरे अगर एमपी जीरो हो गया, मान लीजिए पुली मासलेस हो गई, तो भी तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी। तो पुली मासलेस होने पे टी डैश 2t के बराबर हो जाता है। बस ये चीज आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि इन दो धागों की टेंशन का सम ऊपर हो जाता है, लेकिन ऐसा तभी हो रहा है जब पुली मासलेस है। अगर पुली मासलेस नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होगा, और पुली मूव कर रही है तो, राइट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कनेक्टेड मोशन के शानदार सवाल। शुरुआत करेंगे बहुत आसान सवाल से। आपसे बोल रहे हैं, देखिए हर एक सवाल में मैं मेंशन ना भी करूं तो आप याद रखिए कि इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स और धागे में टेंशन निकालनी होगी। एक से ज्यादा धागे हैं तो एक से ज्यादा धागों में टेंशन निकालनी होगी, अकेला धागा तो अकेले धागे में निकाल दीजिएगा। अब देखिए क्या है, यहां पर जो वेट है ना वो 2mg है, और यहां पर जो वेट है वो mg है। जाहिर सी बात है भारी वजन नीचे जाएगा, हल्का वजन ऊपर जाएगा, दैट इज ओके। अब अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन बता दीजिए, तो याद रखिए एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स या फिर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। अरे 2mg ऐसे खींच रहा है नीचे और mg ऐसे खींच रहा है, 2mg ऐसे और mg ऐसे, तो नेट फोर्स कितना हो गया, इस तरफ को 2mg में से mg को माइनस करना पड़ेगा, नेट फोर्स आ गया। मास टोटल जो मूव कर रहा है वो कितना है, m+2m, बात खत्म हो गई। धागे में अगर टेंशन पूछी जाती है तो एक धागे में टेंशन सेम रहेगी, जब तक कि पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना गिवन हो तब तक हम धागे में टेंशन दोनों तरफ सेम लेके चलेंगे, और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन चैप्टर में गिवन होगा। अब देखिए यहां पर, अब अगर आपको टेंशन निकालनी है तो देखिए वैसे तो टेंशन का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगाइए, क्योंकि फिर यूजुअली जब टेढ़े मेढ़े इंक्लाइन प्लेन वाले ब्लॉक्स होंगे तो उसमें आपको दिक्कत आने लगेगी फॉर्मूला अप्लाई करने में। तो यहां आप समझिए एक्सेलरेशन आने के बाद में जो कि आपका g/3 आ चुका है। अब अगर आप कोई भी एक ब्लॉक की इक्वेशन ले लीजिए, मान लीजिए ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो t - mg, नेट फोर्स ऊपर की तरफ, t ज्यादा है तभी तो ऊपर जा रहा है, mg कम है तभी तो ऊपर जा रहा है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करिए, यहां से टेंशन निकल आएगी, राइट बच्चों, नोट करिए। अब अगला सवाल देखिए, जाहिर सी बात है जहां वजन ज्यादा है 60 न्यूटन, 30 न्यूटन वजन, 20 न्यूटन वजन, ये नीचे जाने वाले हैं और ये दोनों ब्लॉक ऊपर जाने वाले हैं। तो नेट फोर्स कितना है, 60 नीचे खींच रहा है, 30 और 20 रोक रहा है, तो 60 में से 30 और 20 यानी 50 माइनस करिए, टोटल कितना मास है जो भाग रहा है, 3 + 2 + 6। बहुत ही बढ़िया। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, अनबैलेंस्ड लोड अपॉन टोटल मास। ठीक है। अब अगर टेंशन खेलनी है तो देखिए यहां पर टेंशन T1, एक धागे में टेंशन T1 रहेगी, यहां पर भी टेंशन T1, धागा बदलते ही टेंशन बदलेगी। आप फिलहाल टेंशन बिल्कुल मत लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए कनेक्टेड मोशन के
हर वैरायटी के सवाल मैं कवर अप करने वाला हूं इस लेक्चर में। देखिए नीचे जा रहा है 60 न्यूटन। अब देखिए एक ऐसा ब्लॉक जिसमें कम से कम धागे अटैच्ड हों, उसके लिए इक्वेशन बनाने में फायदा है, क्योंकि अब इसके लिए इक्वेशन बनाने में T2 भी है, T1 भी है, 30 भी है, मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर सिर्फ T1 है, यहां पर सिर्फ T2 है, तो एक ही धागा अटैच है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए 60 न्यूटन वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, 60 न्यूटन नीचे को, T1 रोक रहा है, T1 माइनस करिए इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब देखिए यहां पर क्या है, हाँ ये वाला ब्लॉक ये ऊपर जा रहा है, T2 ज्यादा है, T2 माइनस 20 नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं, T1 T2 पुट करके धुआंधार तरीके से निकाल लीजिएगा। बिल्कुल ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं, चलिए अब आ गया टेबल पे। टेबल फ्रिक्शनलेस है क्योंकि अभी फ्रिक्शन नहीं पड़ा। 100 न्यूटन, देखिए यहां पर जो 80 न्यूटन इसका वेट है ना, वो नहीं रोकेगा मोशन को, क्योंकि एक हम बताते हैं। देखिए एक ऐसी एक्सेस होती है जिसके अलोंग मान लीजिए मोशन हो रहा है, उसे मैं फिलहाल के लिए डबल एरो लाइन बोल रहा हूं। डबल एरो लाइन मींस जिसके अलोंग ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं। ये डबल एरो लाइन हो गई, ये डबल एरो लाइन हो गई, ठीक है। 100 न्यूटन का फोर्स इस पे नीचे एक्ट कर रहा है, इसका वेट 20 न्यूटन का एक्ट कर रहा है। देखिए 80 न्यूटन का जो रोल है ना, वो इनके मोशन को इफेक्ट नहीं कर रहा, वो करता अगर टेबल पे फ्रिक्शन होता तो, ठीक है। क्योंकि अब देखिए डबल एरो लाइन के अलोंग यहाँ 20 न्यूटन डबल एरो लाइन के अलोंग है और ये 100 न्यूटन भी डबल एरो लाइन के अलोंग, ये मोशन के अलोंग है, जिस लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है। बट ये 80 न्यूटन जो है वो इस डबल एरो लाइन जिस लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो उनके मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ कर देता अगर फ्रिक्शन होता, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, अनबैलेंस लोड कितना है, देखिए 100 ज्यादा है 20 कम है, 80 अपॉन टोटल मास। भैया भागेगा तो ये भी, तो 10 प्लस 8 प्लस 2, ओहो हो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों, इजी है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पर, इधर टेंशन T1 मानिए, इधर भी T1 मानिए। भैया धागा बदलते ही टेंशन बदलिए और कलर भी बदलिए, लाल रंग का टेंशन आ गई T2। चलिए टेंशन आ गई T2, क्योंकि इस ब्लॉक पे दोनों टेंशन एक्ट कर रही है तो इसकी इक्वेशन नहीं बनाते। सिंपल ब्लॉक्स के लिए इक्वेशन देखते हैं। देखिए 20 किलो का ब्लॉक ऊपर को भाग रहा है तो T2 ज्यादा है 20 से, और ये इसका मास इंटू इसी के एक्सेलरेशन के बराबर है। अब यहां देखिए 100 न्यूटन नीचे भाग रहा है तो 100 में से T1 माइनस करिए इज इक्वल टू जो भाग रहा है उसका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कॉमन है यहाँ पर, राइट बच्चों। तो बहुत ईजी है, एक्सेलरेशन हमने निकाला, यहाँ पुट करके आप T1 T2 निकाल सकते हैं। चलिए इंक्लाइन प्लेन पे आते हैं। इंक्लाइन प्लेन के लिए एक बात याद रखिए, क्योंकि मैं आगे जाके सब स्किप करने वाला हूँ ये सब चीज़ें। अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है, ब्लॉक का मास m है, तो याद रखिए कि ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा ही करेगा। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पर mg का एक कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगता है, और mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन एक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिए कि अब mg cos थीटा में फिलहाल हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। अगर फ्रिक्शन होता तो नॉर्मल रिएक्शन को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, तो फ्रिक्शन वाले केस में mg cos थीटा का ध्यान रखना है। फिलहाल तो मैं यही याद रखूंगा कि अगर एक ब्लॉक है जिसका मास m है और अगर वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है तो उसके वेट का एक कंपोनेंट mg sin थीटा हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, ठीक है। चलिए देखिए 10 kg का ब्लॉक, अच्छा 20 kg के ब्लॉक का वेट 200 न्यूटन, वजन बहुत ज्यादा लग रहा है, नीचे को भागेगा। 10 kg का ब्लॉक, सुनिए मेरी बात, 10 kg का ब्लॉक, वजन कितना, जी को 10 लेके चल रहा हूं, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन मैं आपको बताया था कि वेट का एक कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होता है mg cos थीटा, और एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउन द इंक्लाइन प्लेन होता है, वो होता है mg डेफिनेटली sin थीटा, ठीक है। तो अब यहां देखिए 100 वेट का कंपोनेंट, वेट 100 था, वेट का कंपोनेंट 100 sin थीटा, 100 sin 30 यानी 100 इंटू 1/2 एक्ट करेगा। भैया स्टेप खाना सीख लीजिए, अगर आप हर चीज प्रॉपरली लिख के आएंगे तो वो आपकी रफ शीट को चेक नहीं करेगा कोई नीट एग्जाम में या जेईई मेन एग्जाम में, आपकी OMR ही चेक होगी, ठीक है बच्चों। और यहां देखिए अब क्या है, ये मान लीजिए ऊपर भाग रहा है, मान कह लीजिए तो भागेगा, इसे कौन रोक सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है क्योंकि अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ा नहीं है। धागे में टेंशन T और यहां भी धागे में टेंशन T रहेगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब मुद्दा यह है कि 200 न्यूटन ज्यादा है ना 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 ना, अभी कहां से एक्सेलरेशन निकालिए। पुलिंग फोर्स, कितना फोर्स उसको खींच रहा है, 200 खींच रहा है, 100 इंटू हाफ 50 रोक रहा है, तो नेट कितना हो गया 150 अपॉन मास कितना है टोटल 20 प्लस 10
हो गया, एक्सेलरेशन आ गया, जिधर को एरो बना रखा है उधर को एक्सेलरेशन है। टेंशन के लिए कोई भी एक ब्लॉक की इक्वेशन ले लीजिए, 200 न्यूटन नीचे जा रहा है, 200 माइनस टी उस पर लगने वाला नेट फोर्स, 200 नीचे टी ऊपर, यानी 200 माइनस टी उस पर लगने वाला नेट फोर्स इक्वल टू उसी का मास इंटू उसी का एक्सेलरेशन। भाई जिस पे नेट फोर्स निकाला इज इक्वल टू उसी का मास इंटू उसी का एक्सेलरेशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंक्लाइन प्लेन खेलते हैं। देखिए ये सवाल ना थोड़ा अलग है। यहां पर क्वेश्चन ये है विद व्हाट एक्सेलरेशन, पर्सन का मास 50 किलो है, ज्यादा मोटू नहीं है, ठीक ठीक है, ठीक है, कोई 15-16 साल का बच्चा है मान लीजिए। एक ब्लॉक का मास है 120 किलो। अब ये चाहते हैं हम विद व्हाट एक्सेलरेशन पर्सन शुड क्लाइम up the rope in order to keep the block stationary, भाई हम चाहते हैं कि ब्लॉक ना नीचे ना जाए, ठीक है। अब ऊपर भी खींच सकता है वो। तो देखिए सवाल ये उठता है, आज बड़ी अजीब सी बात है देखिए यहां पर कि 50 किलो का बंदा 120 किलो के ब्लॉक को रोक लेगा, ऐसा हो सकता है? तो देखिए अगर वो रोक पे जाके लटक जाएगा ना तो ब्लॉक नीचे और वो टन, ठीक है। तो याद रखिए अगर वो रोप पे क्लाइंब करता है कुछ एक्सेलरेशन से तो पर्सन कैन प्रोड्यूस टेंशन इवन ग्रेटर दैन हिज वेट। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे मंकी क्लाइंबिंग अप द रोप। तो एक मंकी किसी रोप पे ऊपर चढ़ के अपने वेट से ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस कर सकता है अगर वो किसी एक्सेलरेशन से क्लाइम करे। बच्चों इट इज नॉट एस्केलरेशन, इट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। किसी एक्सेलरेशन से अगर ऊपर क्लाइम करता है तो अपने वेट से ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। और अगर वो रोप से नीचे डिसेंड करता है किसी एक्सेलरेशन से तो वो अपने वेट से कम टेंशन प्रोड्यूस कर पाएगा। एक मोटू मंकी भी कमजोर धागे से नीचे उतर पाएगा, राइट। चलिए अब समझिए क्वेश्चन क्लियर हो गया है। विद व्हाट एक्सेलरेशन पर्सन शुड क्लाइंब अप द रोप इन ऑर्डर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। चलिए ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, हाँ ठीक है। तो देखिए यहां पर मोशन नहीं है। अब यहां नेट पुलिंग फोर्स की बात मत करिए, यहां पर तो इक्विलिब्रियम की बात है। तो पर्सन पे और ब्लॉक पे दोनों पे लगने वाला टेक्निकली फोर्स हम देखने वाले हैं। तो देखिए ब्लॉक का तो इक्विलिब्रियम करिए पहले। चलिए ब्लॉक पे तो टेंशन T और ये mg, देखिए 120 किलो के बॉडी का वेट 1200 न्यूटन, वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा होता है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, 1200 इंटू साइन 30 यानी 1200 इंटू हाफ 600 न्यूटन, राइट। अब धागा सेम है तो धागे में 600 न्यूटन की टेंशन डेवलप हो रही है। अब अगर ये पर्सन रोप पे क्लाइंब करके 600 न्यूटन की टेंशन प्रोड्यूस करता है तो ब्लॉक स्टेशनरी रह जाएगा। और अगर ये पर्सन 600 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस करता है तो ब्लॉक ऊपर को आ जाएगा। और बेचारा अगर 600 से कम टेंशन प्रोड्यूस कर पाता है तो धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा और टन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए पर्सन के लिए देखिए टेंशन ऊपर, पर्सन का वेट mg डाउनवर्ड और इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि पर्सन रोप पे अपने आप को लटक के ऊपर चढ़ जाए ए एक्सेलरेशन से। टेंशन ज़्यादा होनी चाहिए उसके वेट से mg से, और टेंशन माइनस mg नेट फोर्स उसे ऊपर की तरफ ma के बराबर होना चाहिए। तो देखिए टेंशन m इंटू जी प्लस ए के बराबर हो गई। और बच्चों टेंशन हमें चाहिए 600 न्यूटन, ठीक है। टेंशन हमें 600 न्यूटन चाहिए क्योंकि हमें ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है। और पर्सन का मास है 50 किलो, जी को 10 लेते हैं प्लस a, ठीक है। तो यहां से आ गया 600 इक्वल्स टू 500 प्लस 10a। तो ये आ गया बच्चों हमारा 100 इक्वल्स टू 10a। हाँ तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आ रही है बच्चों, राइट। इज इट क्लियर? नो नॉट 10a बच्चों, मेरी मिस्टेक, इट इज 50a। आई एम सॉरी बच्चों, 50a। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, राइट बच्चों। देखिए अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक्स बच्चों, है ना। तो 600 इज इक्वल टू 500 प्लस 50a, ठीक है, आ गया, राइट बच्चों। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर मूव करेगा तो 600 न्यूटन का टेंशन प्रोड्यूस कर सकता है जो कि उसके वेट से 100 न्यूटन ज्यादा है, राइट बच्चों। प्लीज
तो यही क्वेश्चंस होते हैं। देखिए यही केस होता है मंकी क्लाइंबिंग अप और डाउन दी रोप का भी। देखिए क्विकली देखते हैं मंकी वाले क्वेश्चन, है ना। अभी वेट करो, आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मंकी क्लाइंबिंग अप दी रोप। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को इंतजार कराया हमने, अभी देखते हैं मंकी क्लाइंबिंग अप दी रोप। एक मंकी है, देखिए मंकी ना मैं थोड़ा गिलहरी जैसा बनाता हूँ, हाँ आप मेरी भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। जो भी मैं मंकी बनाऊंगा बच्चों वो स्क्वेरल जैसा लगता है, गिलहरी जैसा लगता है, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझ लीजिएगा, ठीक है, कि मैं मंकी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मंकी है शायद ये स्क्वेरल जैसा भी नहीं लग रहा है, ये कोई अलग ही दुनिया का जीव लग रहा है बच्चों। आई एम सॉरी फॉर माई पुअर ड्राइंग। चलिए मंकी के पैर तो कम से कम 4 बना दें और पूंछ तो बना ही दें, ठीक है। चलिए देखिए तो मंकी बन रहे हैं अभी 4, ही थोड़ा मोटू बना देते हैं। और देखिए ठीक है। अब देखिए क्या है, तीनों चारों केसेस में मान लीजिए धागे में टेंशन बतानी है कि भैया मंकी जो है ना धागे को तोड़ सकता है नहीं तोड़ सकता। देखिए एनसीईआरटी सवाल है, हमें नीट में एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एनसीईआरटी में ऐसा सवाल दे रखा है, 4-5 केस दे रखे हैं कि धागा कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ से 500 न्यूटन एंड मंकी इज क्लाइंबिंग अप द रोप विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लाइंबिंग डाउन विद दिस एक्सेलरेशन, हैंगिंग एट रेस्ट एंड मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। किस केस में धागा टूटेगा? हो सकता है किसी में भी ना टूटे, है ना। और हो सकता है कि जब भी मंकी अपने जो भी धागे की मैक्सिमम टेंशन है, जो भी धागा मैक्सिमम टेंशन विथस्टैंड कर सकता है, अगर मंकी उससे ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस कर देगा तो धागा टूटेगा ही टूटेगा। देखिए यहाँ पर हर केस में हम टेंशन निकाल लेते हैं। पहला केस मंकी क्लाइंब कर रहा है एक्सेलेरेशन ए से, दूसरा केस मंकी एक्सेलेरेशन ए से नीचे जा रहा है, तीसरा केस मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, और चौथा केस है मंकी एट रेस्ट। चौथा केस है मंकी एट रेस्ट। चौथा केस है मंकी एट रेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टेंशन टी है भाई, नेट फोर्स ऊपर की तरफ टेंशन माइनस mg नेट फोर्स है भाई। टेंशन ऊपर mg नीचे, टेंशन ज़्यादा होगी तभी ना तो ऊपर मंकी जाएगा, ऐसे ही थोड़ा ना चला जाएगा। इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस केस में टेंशन जो है मंकी अपने वेट से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। डाउन दी रोप जाते हुए देखिए, अब इस केस में सेकेंड केस में देखिए डाउन दी रोप जाते हुए mg ज़्यादा है टेंशन से तभी तो नीचे जा रहा है, और वो ma के बराबर है। अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हैं तो टेंशन अब इस केस में m इंटू जी माइनस ए के बराबर होगी। अब अगर मंकी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए तो एक्सेलरेशन 0 है, और अगर रेस्ट पे रहेगा तो भी एक्सेलरेशन 0 है। तो इन दोनों केसेस में, थर्ड और फोर्थ दोनों केसेस में टेंशन mg के बराबर होगी। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं नीट एग्जाम में, जिसमें आपको बोल देते हैं कि रोप कैन विथस्टैंड अ टेंशन ऑफ से मैक्सिमम 500 न्यूटन। अब बताइए कि मंकी अगर 30 किलो का है तो अगर वो 6 या 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता हुआ ऊपर क्लाइंब कर रहा है, तो आप क्या मानते हैं या आपको क्या लगता है कि धागा टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो मंकी के मोशन की वजह से अगर बच्चों धागे में टेंशन उसके रोप की जो मैक्सिमम टेंशन है उससे ज़्यादा आ जाएगी तो धागा टूट जाना है, राइट। चलिए देखिए इंक्लाइन प्लेन का सवाल करते हैं, इसको बीच में ले आते हैं। काफ़ी वेट कराया हमने इस सवाल को, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो देखिए ये हमारा सवाल है। सबसे पहले ना देखिए mg के cos थीटा कॉम्पोनेंट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। होगा वो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है जब तक फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ शॉर्टकट के तौर पे mg साइन थीटा 200 का साइन 60 √3/2। अब देखिए ना स्टेप खाना सीखिए, आप खाना खाइए कम स्टेप ज़्यादा। mg साइन थीटा हो गया भैया, कौन सा ज़्यादा? ये वाला ज़्यादा, ये वाला कम, तो इधर भागेगा। भगाइए सिस्टम को, भगाइए ना। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा जी? एक्सेलरेशन आएगा नेट फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स 100 √3 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टोटल मास जो भाग रहा है 20 + 10। अब अगर आपसे बात करी जाए टेंशन की, तो धागे में टेंशन सेम होने वाली है क्योंकि धागा एक है। पुली अभी तक आइडियल है, जब तक पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेंशन ना किया गया हो तब तक आपके लिए पुली आइडियल है। इस चैप्टर में पुली मोस्टली आइडियल ही रहेगी, कम से कम फ्रिक्शन लेस तो रहेगी। अब भैया नीचे जा रहा है तो 200 √3/2 को सीधे 100 √3 लिखिए। 100 √3 बड़ा है ना नीचे की ओर, और टी कम है,
और ये नेट फोर्स हो गया, दिस माइनस दिस, इस पे लगने वाला नेट फोर्स इसी का मास इंटू इसी के एक्सेलरेशन के बराबर है। ये रहा एक्सेलरेशन। पुट कर दीजिए बच्चों, आ गया। अब देख रहे क्वेश्चन कितना सिंपल होता है। मुझे नहीं समझ आता कि लोग इसके फॉर्मूले क्यों लिखवाते हैं और इसको क्यों टी इसके लिए इक्वेशन बनवाते हैं, इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, आई डोंट नो, राइट। कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है। ये वो क्वेश्चंस हैं विच यू कैन डू विदाउट यूजिंग योर पेन। तो थिंक विदाउट इंक, ये ऐसे क्वेश्चंस है बच्चों, अगर इसमें कैलकुलेशन मान लीजिए 60 डिग्री वाली ना होती, 30 और 40 सिंपल कैलकुलेशंस होती, तो आप इन्हें बिना पेन लगाए कर सकते हैं। कम से कम एक्सेलरेशन तो बिना पेन लगाए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन, देखिए यहां पर M1, M2, M3 तीन मासेस हैंग कर रहे हैं और हमसे बोला है कि धागों में टेंशन T1, T2 और T3 बताइए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में बिल्कुल शांति पे हो। हाँ तो ठीक है ना, T1 क्या कर रहा होगा, सबका वेट बैलेंस कर रहा होगा, तभी ना तो रेस्ट पे रहेगा सब कुछ। तो T1 इज इक्वल टू सबका वेट, उससे नीचे हैंग करने वाले सारे मासेस का वेट, ठीक है। T2 क्या है, T2 इज इक्वल टू उसके नीचे हैंग करने वाले सारे मासेस का वेट M1 प्लस M2 M3 इंटू जी, और T3 इज इक्वल टू T3 के नीचे हैंग करने वाले मासेस का वेट। हो गया बच्चों, डन, इजी। अब देखिए इसी का एक वेरिएंट है, वो वेरिएंट क्या है, कह रहे जी ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था ना, ये जो हुक था, यहाँ जो सपोर्ट था, उसी को आप एक्सेलरेट करा ले गए। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी अभी लिफ्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो आप पूछ रहे हैं कि धागे में T1, T2 और T3 कितना होगा। तो देखिए, तो कुछ नहीं है भैया, T1 सबसे पहले T1 के लिए इक्वेशन बनाते हैं। T1 माइनस जितना भी वेट हैंग कर रहा है इससे M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी, नेट फोर्स हो गया ऊपर की ओर, और ये तीनों मासेस को एक्सेलरेट भी करा रहा है। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A के बराबर हो गया। तो यहां से ऊपर वाले धागे में टेंशन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G प्लस A हो गई, राइट। देख लीजिए अब, तो T1 टेंशन हो गई M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G प्लस A। अब अगर T2 पूछा जाए, तो T2 क्या होगा। देखिए अभी ना इस क्वेश्चन को तो शांत कर देते हैं, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर हमसे T2 पूछा जाए तो T2 क्या होगा, T2 होगा, डायरेक्टली सुनिए, T2 के नीचे हैंग करने वाले जो भी मासेस हैं लिखिए। अब अगर ये रेस्ट पे है सिस्टम तो G से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर मूव कर रहा है तो प्लस A कर दीजिए, नीचे मूव कर रहा होता तो माइनस A कर दीजिए। अब T3 पूछिए कितना है, तो मैं बताता हूं। T3 इज इक्वल टू T3 धागे से हैंग करने वाला मास इनटू, अगर ये रेस्ट पे है तो G, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो प्लस A, नीचे जा रहा है तो माइनस A। वेरी इजी बच्चों, प्लीज नोट करेंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब आप क्या है, शायद काउंटिंग में गड़बड़ हुई है, जो भी है, ठीक है। चलिए मंकी क्लाइंबिंग वाले को हम 7th मान लेते हैं, ओके। अब क्या है, मान लेते हैं कि टेंशन T, ये धागा सेम है, टेंशन T, ये धागा इधर से घूम के आ रहा है, इधर भी टेंशन T। अगर पुली आइडियल होती है ना, मासलेस फ्रिक्शनलेस, तो अगर यहाँ T तो इस धागे से 2T। चलिए हमने क्वेश्चन तो बना दिया, करना क्या है, T निकालना है। क्यों निकालना है, पहले ये तो बताइए है क्या। तो इक्विलिब्रियम के लिए, कि भाई साहब जी रेस्ट पे लटके हुए हैं, मस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे धागा पकड़ के लटके हुए हैं। अब आपसे पूछना है कि धागे में टेंशन कितनी होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। देखिए T और T, पुली मासलेस होती है तो इस जगह पर 2T होती है टेंशन। देखिए इस चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो 2T टेंशन है ना, ये 2T होती है बच्चों पुली के लिए नीचे को और पर्सन के लिए 2T ऊपर को। चलिए पर्सन पे आ जाइए। अब पर्सन पे कितनी टेंशन लग रही है, 2T और T, 3T लग रही है, और पर्सन का वेट कितना है, 600। हो गया जी, T कितना आ गया, 200 न्यूटन आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। आई रिमेंबर द ओल्ड डेज, ठीक है। मेरी ग्रैंड मदर हैं, उनको कुछ बैकबोन में प्रॉब्लम है, राइट। अब तो नहीं है, टचवुड, उन्होंने ऑपरेशन करा लिया है, ठीक है। तो उनको ना कुछ बोन डिसलोकेशन की प्रॉब्लम थी, मेरे को बायो उतनी नहीं पता ना, उतनी डिटेल याद है अब। तो उनको कुछ इस तरह का वेट हैंग करके हमें कुछ पैरों से या कुछ बैकबोन पे इस तरह की कुछ बेल्ट लगा के हमें ऐसे वेट लगाना पड़ता था, और वेट लगा के उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता था कुछ देर के लिए, 1 घंटे 2 घंटे। तो उसी पे एक क्वेश्चन बनाया, देखिए ध्यान देते हैं।
देखिए मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा, है बहुत इजी, प्योरली नीट लेवल पे है, क्योंकि कुछ बायो भी रिलेटेड हो गई ना यहाँ पर कि भाई पर्सन का लेग है और उसे ऐसे धागा बांध रखा है आपने, यहाँ पुली, ये पुली, ये पुली, यहाँ 3 किलो का एक वजन हैंग किया हुआ है, इससे कुछ ना कुछ पैर खिंच रहे हैं नीचे को या कुछ भी बोन डिसलोकेशन टाइप में कुछ हेल्प मिल रही है, ठीक है। बायो तो हमें इतनी नहीं पता। चलिए तो क्वेश्चन ये है कि ये धागा ना इस पैर पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। तो सुनिए, लेट अस अंडरस्टैंड। अच्छा क्या है, मूव नहीं कर रहा है पैर, है भाग नहीं रहा पैर, है दम भिड़ नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम तो है ही ना, फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपको एफ डैश बताना है और बात है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। कहीं कहीं पर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि मैं आपका समय बचाना चाहता हूं, राइट। चलिए तो देखिए टेंशन क्या है, टी, और वेट है 30 न्यूटन। हाँ ठीक है, देखिए जहां जहां सिंगल धागा दिख रहा है वहां वहां टेंशन लपेटते जाइए। अच्छा ये एंगल जरूर गिवन है क्वेश्चन में, मैंने इनकम्प्लीट दिया है क्वेश्चन, लेट दिस एंगल भी 30 डिग्री, ठीक है, इसके बिना सॉल्व नहीं कर सकते थे हम। चलिए तो अब क्या है, धागा सेम है तो चलिए यहाँ भी टेंशन टी रहेगी। अब भाई धागा सेम है तो टेंशन टी रहेगी, अब अगर धागा सेम है तो टेंशन टी रहेगी, धागा सेम है तो टेंशन टी रहेगी, धागा सेम है तो टेंशन टी रहेगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाइए इस वाली पुली पे, ये वाली पुली हरे रंग की शेड कर रहा हूं, ये वाली पुली पे आ जाइए आप। चलिए अब क्या है, इस वाली पुली पे आ जाते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। यहां पर देखिए अब आप एक टेंशन लग रही है, ऐसे लग रही है जी। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो टी कॉस थीटा, टी √3/2 और टी साइन थीटा इज टी × 1/2, परफेक्ट है। अब क्या हो रहा है, यहां भी टेंशन टी है, यहां भी टेंशन टी है ना। अब ये जो धागा है ये पुली के लिए भी तो फोर्स एफ डैश लगा रहा होगा, अगर पर्सन के लिए एफ डैश लगा रहा है तो। हाँ ठीक है, तो यहां पर ना एफ डैश फोर्स हो जाएगा। अच्छा एक बात समझिए, ये जो टी × ½ है ना, तो ये ऐसे सिस्टम को उठा भी रहा होगा पुली को, लेकिन हम मान रहे हैं कि पर्सन के पैर का पुली का वजन ज्यादा है, जिससे कि सब कुछ ऐसे ही रह रहा है, राइट। वैसे भी हम वर्टिकल मोशन में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए पुली अगर मासलेस है ना, अगर पुली का मास नहीं है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड का फोर्स और राइट साइड का फोर्स इक्वेट कर दीजिए। देखिए अब यहां पर ना टी और टी मिला के 2t नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस किया हमने। तो देखिए टी √3/2 और टी दोनों मिला के एफ डैश के बराबर है। अब आ जाइए टी पे, हाँ अरे नीचे 30 न्यूटन के बराबर होगा टेंशन, क्योंकि आपको 3 किलो के ब्लॉक को भी रेस्ट पे ही रखना है बच्चों, है ना। तो यहाँ टी की वैल्यू डाल दीजिए, एफ डैश आ जाएगा कि पैरों पे कितना फोर्स लग रहा है ना बच्चों। चलिए नोट करिए जल्दी से। अब देखते हैं आगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें चलिए थोड़ा इजी है ये वाला, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा अलग होगा। यहां धागे में टेंशन टी से शुरुआत करते हैं। धागा जब तक सिंगल चल रहा है ना, वहां तब तक टेंशन सेम रहेगी, टी, यहां भी टेंशन टी रहेगी, परफेक्ट है बच्चों। चलिए अब क्या है, क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि धागों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताइए। एक ही धागे से अटैच्ड है क्या? यस, एक ही धागे से अटैच्ड है। अगर ये एक ही धागे से अटैच्ड होते हैं तो इनका एक्सेलरेशन भी सेम होता है, ठीक है। एक धागे को 1 मीटर खींचेंगे, ये 1 मीटर इधर खींचेगा अगर मान लीजिए, तो यहां भी 1 मीटर खींचना चाहिए, तो यहां से भी 1 ही मीटर जाएगा, ओके, परफेक्ट है। ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पुली सपोर्टेड है। चलिए तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर 60 न्यूटन का वेट हो गया, और यहाँ पर जो 40 न्यूटन इसका वेट है वो नॉर्मली एक्शन बैलेंस करेगा। तो जो डबल एरो लाइन है ना वो ये है, मोशन इसके अलोंग हो रहा है, तो इस ब्लॉक के वेट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इक्वेशन बना लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए 60 नेट फोर्स 60 माइनस टी, नेट फोर्स 60 माइनस टी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और यहाँ पर देखिए सिर्फ खींचने वाला फोर्स टी है, टी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट बच्चों। अब अगर आपको ये मन कर रहा है कि सर शॉर्टकट लगा के दिखाइए, तो देखिए फिर लगाता हूं मैं शॉर्टकट। तो शॉर्टकट देखिए क्या है, एक्सेलरेशन होता है पुलिंग फोर्स कितना है, तो भैया खींचने वाला फोर्स तो सिर्फ 60 ही है ना, और तो कोई खींच नहीं रहा, ये तो रखा हुआ है टेबल पे 60 न्यूटन। और मूव कौन कौन कर रहा है, 4 और 6 दोनों कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, है ना। टेंशन के लिए आप किसी भी एक ब्लॉक की इक्वेशन बना के उसमें निकाल लीजिए टी, राइट। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये पुली का मास m है, लेकिन फ्रिक्शनलेस है, तो अगर पुली ना फ्रिक्शनलेस भी होती है ना, तो भी आप दोनों तरफ टेंशन सेम मान सकते हैं, ठीक है, राइट। पुली का मास m है
और पुली फ्रिक्शनलेस है। आपसे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा गया है कि जो ये ब्लॉक है ना जिसका मास कैपिटल एम है, आखिर उसका एक्सेलरेशन कितना होने वाला है। तो ये याद रखिए, यहाँ पर पुली को आप जिस धागे से खींच रहे हैं और जो ये ब्लॉक है वो उसका धागा सेम नहीं है। तो बच्चों अगर एक ही धागे से अटैच ना हो ना दो चीज़ें, तो उनका एक्सेलरेशन सेम नहीं होता। तो ऐसे केस में ना हम नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। देखिए, नेट पुलिंग फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड लोड अपॉन टोटल मास वाला कॉन्सेप्ट तभी यूज होगा जब सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम आ रहा हो, ना कि डिफरेंट आ रहा हो। और सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम कब आएगा? जब सबके सब टेक्निकली एक ही धागे से बंधे हुए हो, राइट। चलिए, तो अब यहां समझिए सबसे पहले पुली की बात। यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, ठीक है। चलिए, अब क्या है, पुली के लिए अगर नेट फोर्स देखा जाए, हम पुली के एक्सेलरेशन को A मान लेते हैं। तो पुली पे राइट पे फोर्स F है, लेफ्ट में 2T है। अभी पुली का मास 0 नहीं है, तो पुली का एक्सेलरेशन है कुछ, ठीक है। अभी तक जरूरी नहीं था कि पुली, अब देखिए हो सकता है कि पुली भी मूव करे कभी आगे पीछे, बट यूजुअली हम नेट फोर्स पुली पे 0 इसलिए लेते थे, भले ही उसका एक्सेलरेशन 0 बट उसका मास 0 होने की वजह से हम उस पर नेट फोर्स 0 लेते थे, ठीक है। नेट फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन है ना, या तो एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स 0, या फिर मास 0 तो भी नेट फोर्स 0, ठीक है। अब देखिए, तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब हमें देखना है कि आखिर ब्लॉक के लिए क्या डायग्राम बन सकता है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि ब्लॉक के लिए सिर्फ यही धागा एक सोर्स है जो उसे खींच रहा है, तो ब्लॉक के लिए टेंशन ऐसे लगेगी आगे को T, ठीक है। और टेंशन इज द ओनली पुलिंग फोर्स। तो यहां पर टेंशन जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, जिसको मैंने A' मान लिया है, उसके बराबर होगी। चलिए ठीक है, अब समझिए यहां पर क्या सीन है। अब एक सिंपल सिस्टम समझिए यहां पर कि मान लीजिए कि ना मुझे, चलिए मैं इसको रब करता हूं। मान लीजिए मुझे इस पुली को कुछ डिस्टेंस आगे मूव कराना है। मुझे मान लीजिए इस पुली को 1 मीटर आगे मूव कराना है। आई नीड कि पुली 1 मीटर आगे मूव करे, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। ये चलिए x ले लीजिए आप, पुली को मुझे x मीटर आगे मूव कराना है, ठीक है। तो पुली को x मीटर मूव करने के लिए ना आगे दोनों तरफ एक x मीटर के धागे चाहिए एक्स्ट्रा। पुली को x मीटर धागा इधर से भी बढ़ा हुआ चाहिए और इधर से भी बढ़ा हुआ चाहिए। अब हो क्या रहा है कि इस दीवार ने तो मना कर दिया कि मैं तो धागे को भैया हिलूंगी नहीं, तो यहां से तो धागा बढ़ नहीं सकता। तो फिर होगा क्या, होगा ये कि ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है, इस बेचारे अकेले को ही 2x मूव करना पड़ेगा, इस अकेले को ही 2x मूव करना पड़ेगा। और जब ये लेंथ 2x बढ़ जाएगी तो दोनों तरफ x और x एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि दीवार मना कर रही है मूव करने के लिए आगे, अब अगर दीवार मना कर रही है आगे मूव करने के लिए, तो ब्लॉक को डबल मूव करके दोनों तरफ धागे को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट बच्चों। तो देखिए जल्दी से, आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और अदरवाइज आप एक चीज देखिए, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई है कि जो ब्लॉक है ना उसका एक्सेलरेशन डबल होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डबल होगा। क्योंकि जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट्स में होता है ना, वही रिलेशन वेलोसिटीज में होता है और वही रिलेशन एक्सेलरेशंस में भी होता है। तो बच्चों यहां से t की वैल्यू पुट करके आप इजीली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ब्लॉक का एक्सेलरेशन A' है, ना कि A है, पुली का A है, राइट। प्लीज नोट करिए। चलिए अब देखते हैं, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि ऐसे कनेक्टेड मोशन के केस में जो क्लैंप है वो क्या रिएक्शन ऑफर करता है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अच्छा पुली का भी मास है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं रिएक्शन ऑफर्ड बाय क्लैंप ऑन दी पुली। तो भैया क्लैंप पे लगने वाले सारे फोर्स बनाइए। देखिए पुली का अपना वजन क्लैंप पे पड़ेगा mg। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो धागे में देखिए टेंशन T है, इधर भी टेंशन T है, पुली में इधर भी टेंशन T है और इधर भी टेंशन T है। परफेक्ट है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए पुली पे आ जाइए, इधर ये रही पुली। इक्विलिब्रियम के लिए कैपिटल T और mg बराबर होगा क्योंकि ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो यहां पर ये टेंशन की जगह mg लिख दीजिए अब आप, क्योंकि कैपिटल T और mg बराबर हैं इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए। अच्छा यहां भी कैपिटल T ही है टेंशन, और वो भी mg के ही बराबर है, और वो भी किसके बराबर है बच्चों, mg के ही बराबर है। पुली का मास भी है क्या, पुली का भी मास है भैया, स्मॉल mg। अब पुली जो भी नेट फोर्स लगा रही होगी ना क्लैंप पे, सपोर्ट पे, क्लैंप उतना ही रिएक्शन दे रहा होगा। तो देखिए अब फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली ऑन द क्लैंप कितना है,
तो देखिए वो है अंडर रूट में हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स जो भी है उसका स्क्वायर। तो ये आपका नेट फोर्स हो गया जो पुली लगा रही है इस क्लैंप पे, पुली लगा रही है इस क्लैंप पे, और क्लैंप भी उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दे रहा होगा। ये है रिएक्शन ऑफर्ड बाय क्लैंप ऑन दी पुली बच्चों, प्लीज नोट करेंगे। तो देखिए ऐसे और भी क्वेश्चन होते हैं रिएक्शन ऑफर्ड बाय क्लैंप ऑन दी पुली के, ध्यान दीजिए। अभी क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन ऑफर्ड बाय क्लैंप ऑन दी पुली बताना है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं जी नहीं, वैसे भी दोनों मासेस अलग अलग हैं और फ्रिक्शन भी नहीं है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, मूव तो करेगा ही करेगा। तो इस केस में ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि रिएक्शन ऑफर्ड बाय क्लैंप ऑन दी पुली क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर पुलिंग फोर्स M2G है, M1G भी है क्या रोकने वाला? नहीं जी, M1G नहीं रोक रहा, क्योंकि देखिए जिस लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, डबल एरो लाइन जिसके अलॉन्ग एक्सेलरेशन है वो ये है, और M1G का वेट तो उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो जो M1 का वेट उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है तो वो मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा। पुलिंग फोर्स यहां पर सिर्फ M2G है, पर यह है तो एक्सेलरेशन क्या है? पुलिंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स M2G, जो मूव कर रहे हैं मास दोनों का लिया जाता है अपॉन टोटल मास। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई टेंशन कितनी है, तो देखिए यही टेंशन इसके लिए ऐसे है और इसके लिए ऐसे है। अब M1 को खींचने वाला फोर्स कौन है? सिर्फ टेंशन, तो सिर्फ टेंशन लगा दीजिए, टेंशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। T इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और ये देखिए, आप देख रहे हैं बच्चों कितने शानदार और प्यारे सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अब देखिए मतलब आप देखिए पेन लगाने की जरूरत नहीं है, वेट M2G नीचे लग रहा है, M1G इधर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, M1G डबल एरो लाइन के अलॉन्ग नहीं है, खींचने वाला फोर्स M2G, कौन कौन मूव कर रहा है? M1 प्लस M2, एक्सेलरेशन आ गया M2G अपॉन M1 प्लस M2। अब टेंशन इसे खींच रही है, टेंशन इज इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या था? M2G बाय M1 प्लस M2। अब देख रहे हैं बच्चों, ये जो आपने 11th क्लास में इसके लिए दो इक्वेशन बना के सॉल्व करा है ना, आप वो देख रहे हैं कि इसे हम 5-5 सेकंड में कर रहे हैं, 10-10 सेकंड में कर रहे हैं। ओके, अब बात क्या कर रहे हैं? रिएक्शन ऑफर्ड बाय क्लैंप ऑन दी पुली, तो वो भी निकल जाएगा। देखिए इस पुली पे इधर टेंशन पुली के लिए T हो गई, इधर T हो गई, दोनों टेंशन ऐसे हैं, ये भी T, ये भी T, दोनों टेंशन 90 डिग्रीज पे हैं। तो अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे ना टेंशन का, तो ये आने वाला है √2T, टेंशन का रिजल्टेंट आने वाला है √2T। ये पुली एक्सर्ट करेगी फोर्स क्लैंप पे, क्लैंप से भी आप इतना ही एक्सपेक्ट करिए, क्लैंप से भी आप यही रिएक्शन एक्सपेक्ट करिए। तो रिएक्शन ऑफर्ड बाय क्लैंप ऑन दी पुली क्या है बच्चों? रिएक्शन है √2 टाइम्स T की वैल्यू आप जानते हैं, मतलब इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है इस सवाल का, प्लीज नोट करेंगे। चलिए अब देखिए, बड़ा नकली सा आसान सा सवाल है। दो ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है हैंग कर रहे हैं, एक का मास √2m है, कह रहे हैं मामला रेस्ट पे है, सारा मामला रेस्ट पे है जी, इक्विलिब्रियम है बिल्कुल, थीटा बता दीजिए, तो कर देते हैं भाई। हर एक ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए बस। टेंशन T ठीक है, वेट कैपिटल MG डाउनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन T बिल्कुल है, वेट MG डाउनवर्ड। भाई लाल वाले ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, क्या रखना है? टेंशन और MG बराबर कर दीजिए लाल वाले ब्लॉक के लिए, ठीक है। अब देखिए इधर, यहां पर अब मान लीजिए टेंशन T, यहां पर देख लीजिए टेंशन T, टेंशन का कंपोनेंट T sin थीटा और टेंशन का एक और कंपोनेंट T sin थीटा, और दोनों टेंशन का एक रिजल्टेंट ले लीजिए आप 2T cos थीटा। अब यहां क्या करना है आपको? T sin थीटा को बैलेंस कर दीजिए, वो तो हो ही रहा है बैलेंस, आप क्या करेंगे? इसका वेट √2mg डाउनवर्ड कर दीजिए। अरे इसके इक्विलिब्रियम के लिए T और mg बराबर, और इसके इक्विलिब्रियम के लिए 2T cos थीटा √2mg के बराबर हो गया बच्चों। 2T cos थीटा इज इक्वल टू √2mg, और mg की जगह क्या पुट करेंगे? T पुट करेंगे, तो 2T cos थीटा इज इक्वल टू √2T cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ से थीटा कितना आया? 45 डिग्री। यहाँ से थीटा ना 45 डिग्रीज आ रहा है बच्चों, थीटा की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री के बराबर है। राइट बच्चों, लिखिए जल्दी से। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो पुली हैं, पुलीज के जो दोनों पुली हैं, पुली
पुलिस नहीं, दोनों पुली हैं, पुलीज, ठीक है, उनके बीच की दूरी फिक्स है, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ से ना सिमेट्रिकली आप धागे को यू वेलोसिटी से खींच रहे हैं ऐसे, तो ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। तो देखिए इसको करने के ना बहुत तरीके होते हैं, बट क्योंकि ये हमारा सुपर शॉर्टकट है और ये हमारा क्रैश कोर्स है, तो इसमें आपको एक सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। आसान तरीका ये है कि धागे के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम रहता है। एक इस तरह के मोशन में जो धागा है उसके अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट को फिक्स कर दीजिए, क्योंकि एक ही धागे पे वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं हो सकती, धागा स्ट्रेच हो जाएगा या धागा लूज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाली वेलोसिटी धागे के अलोंग है क्या, ये है हमारा सुपर शॉर्टकट। सुपर शॉर्टकट क्या है बच्चों, कि वेलोसिटी का कंपोनेंट धागे के अलोंग बदलने नहीं वाला। तो ठीक है, ब्लॉक की वेलोसिटी v ऊपर को है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लीजिए जो धागे के अलोंग है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट धागे के अलोंग है v cos थीटा, है ना। और यहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट u जो है वो धागे के अलोंग ही है, तो v cos थीटा जो है वो u के बराबर है। तो ब्लॉक जो है u बाय cos थीटा की वेलोसिटी से धनाधन ऊपर जाने वाला है बच्चों, राइट। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें ना एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, बहुत सिंपल सा, देखिए कि एक बोट है, ठीक है, नदी क्रॉस कर रहे हैं हम, नदिया के पार जाने की कोशिश, पानी की लहरें, ये रही बच्चों हमारे पानी की लहरें, राइट। चलिए अब क्या है सवाल कि अगर आप यहाँ धागे से खींच रहे हैं ना इसको, चलिए एंगल 60 डिग्री है, तो अब आपसे पूछ रहे हैं ज़रा बता दीजिए कि ये जो नदी पे बोट चलेगी वो किस स्पीड से चलेगी। आप धागे को यू स्पीड से खींच रहे हैं, कोई भी बंदा यू स्पीड से खींच रहा है, बोट की पार्किंग कर रहा है, ठीक है, बोट की पार्किंग कर रहा है, राइट बच्चों। देखिए मैं जगह पर गया था बच्चों, नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम, तो वहाँ पर लोगों ने अपनी जो शिपयार्ड्स होते हैं या जगह होती हैं, मतलब ऐसी वहाँ पर लोगों ने अपनी बोट्स पार्क करी हुई हैं, मतलब हार्बर पे अपनी पर्सनल बोट्स लगाई हुई हैं। वहाँ पर बहुत सारी कैनाल्स हैं कंट्री में, जैसे हमारे यहाँ पर हम गाड़ियों से जाते हैं कहीं भी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो अपना लोग बोट से निकल जाते हैं कैनाल्स के थ्रू, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी का जो कॉम्पोनेंट है धागे के अलोंग वो नहीं बदलता, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट धागे के अलोंग नहीं बदलता। तो ये वेलोसिटी बोट की है, ये धागे के अलोंग है, नहीं, धागे के अलोंग वेलोसिटी क्या है, v cos 60 डिग्री, v का ही कंपोनेंट लेना है, और ये कितनी है u, तो v cos 60 डिग्री को यहाँ पर आप बिना सोचे समझे u के बराबर रख दीजिए और आपको v मिल जाएगा, राइट बच्चों। चलिए बोट से आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नकली सवाल है बच्चों ये भी बहुत, देखिए इस पे ना बहुत से सिंपल तरीके हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि मान लीजिए इस ब्लॉक का ना एक्सेलरेशन a1 है और इस ब्लॉक का ना एक्सेलरेशन a2 है, तो रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसे केस में जो पुली है ना, ये पुली, इसका जो एक्सेलरेशन होता है ना वो दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस का एवरेज होता है, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस का एवरेज होता है। अब ये बात अगर आपको नहीं समझ आती तो इसके लिए देखिए एक शॉर्टकट होता है, इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें हम ये बोलते हैं कि टेंशन के द्वारा पूरे सिस्टम पे नेटवर्क हमेशा शून्य होगा, टेंशन के द्वारा किया हुआ वर्क पूरे सिस्टम पे शून्य होने वाला है, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है टेंशन के द्वारा किया हुआ वर्क, तो टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट होगी। अब पूरे सिस्टम के लिए तो हर एक ब्लॉक के लिए टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करिए और 0 पुट कर दीजिए। अब अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव आप वेलोसिटी ले लीजिए, और अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी की जगह अब आप एक्सेलरेशन लिख लीजिए। तो इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। ये बड़ा ही शानदार शॉर्टकट होता है, बहुत अजीब अजीब सी प्रॉब्लम्स को करने में मदद करता है, बहुत अजीब प्रॉब्लम्स। तो देखिए उसको एक बार हम लगाना सीखते हैं एंड लेट अस प्रूव दैट कि इसका एक्सेलरेशन इन दोनों का एवरेज होगा, और जब एक बार एवरेज पता लग जाएगा इन दोनों का एवरेज है तो इसके लिए फोर्स इक्वेशंस बन सकती हैं, कुछ भी निकालना हो वी कैन इजीली डू दैट। तो एक धागे में टेंशन सेम रहती है, धागे में टेंशन T, धागे में टेंशन T, धागे में टेंशन T, धागे में टेंशन 2T, फिर से धागे में टेंशन T, परफेक्ट है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, टेंशन डॉट एक्सेलरेशन हर एक ब्लॉक के लिए, टेंशन T समेशन ऑफ
टेंशन डॉट एक्सेलरेशन फॉर ऑल द ब्लॉक्स हैज टू बी जीरो फॉर अ सिस्टम। वैसे तो ये होता है कॉन्सेप्ट कि वर्क डन जीरो है, उसको हमने और यूज कर करके ये बना डाला। ठीक है, चलिए, तो टेंशन और एक्सेलरेशन में 0 डिग्री, तो टेंशन एक्सेलरेशन cos 0 डिग्री 1। यहां पर भी टेंशन और एक्सेलरेशन में 0 डिग्री, टेंशन एक्सेलरेशन cos 0 डिग्री 1। यहां देखिए 2t और एक्सेलरेशन, टेंशन 2t, पुली का एक्सेलरेशन AP, लेकिन 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 टेंशन और पुली के एक्सेलरेशन में 180 डिग्री या ब्लॉक के एक्सेलरेशन में 180 डिग्री। टोटल 0 आ गया, t गायब कर दीजिएगा, cos 180 -1 होता है। तो यहां से पुली का एक्सेलरेशन, इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का ना एवरेज आने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई बार पता है क्या होगा, ये वाला धागा ना दीवार से बांध देंगे या दीवार लगा देंगे। चलिए लगाता हूं मैं दीवार लगा दी, यहाँ दीवार लगा दी, ब्लॉक नहीं है अब दीवार है। अब पूछ लेंगे तो भैया कुछ नहीं है, फिर A1 0 हो जाएगा, A1 0 हो जाएगा, फिर और क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया इनके लिए ना अगर आपको इस तरह का सवाल करना है ना, तो अब आप इन ब्लॉक्स के लिए फोर्स इक्वेशन बना लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर धागे बदल रहे होंगे ना, अगर एक्सेलरेशंस डिफरेंट होंगे ना, तो फिर नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास मत लगाइएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास का कॉन्सेप्ट को मत लगाइएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है अनबैलेंस्ड फोर्स बाय टोटल मास। तो अब एक्सेलरेशन किसका निकाल रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो डिफरेंट है, राइट। तो जब एक्सेलरेशन सेम रहेगा सिस्टम में सबका, तो आप वो यूज करिए, एल्स यूज मत करिए। देखिए अब तो यहां क्या होने वाला है, इसके लिए भैया टी खींच रहा है m1 इंटू A1 के बराबर, टी खींच रहा है m2 इंटू A2 के बराबर, mg खींच रहा है 2t रोक रहा है, तो mg नीचे को 2t ऊपर को इक्वल्स टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है, जो पुली का है, जितना पुली नीचे आएगी उतना ही तो नीचे आएगा, और उन दोनों का एवरेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ इक्वेशंस बना दी हैं। ऑल्दो मैं ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है बच्चों, अगर ये 2 किलो 5 किलो और 20 किलो का ब्लॉक होता तो न्यूमेरिकल वैल्यूज काफी इजी हो जाते हैं, राइट बच्चों। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके, नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, 17 नहीं 17, क्वेश्चन 17। तो इसी क्वेश्चन का भाई है वो क्वेश्चन। ये जो ब्लॉक्स जितना मूव करते हैं, पुली उसका एवरेज मूव करती है। इन ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन होता है, पुली का उसका एवरेज होता है, एवरेज। तो देखिए क्या पूछा गया, पूछा ये गया कि भैया जरा इसका ही एक्सेलरेशन बता डालिए, हमें बता डालिए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, निकाल डालेंगे। तो देखिए कितनी शानदार सा ड्राइंग बनाई है। टेबल पे एक छुटकू ब्लॉक, एक बड़कू ब्लॉक, 2 धागे हैंग किए हुए हैं, नीचे पुली और मास 3m। ये ब्लॉक्स खिसक रहे हैं आगे आगे, पुली नीचे जा रही है और 3m भी नीचे जा रहा है। तो पूछा जा रहा है भैया 3m का एक्सेलरेशन कितना होगा, जरा बता दीजिए। तो देख लेते हैं। धागे में टेंशन सेम रहने वाली है t, क्योंकि धागा एक ही है t, धागे में टेंशन सेम रहने वाली है, धागे में टेंशन सेम रहने वाली है। पुली के लिए 2t, ब्लॉक के लिए 2t, पुली मासलेस है तो यहां पर 2t रहेगी, इसका वेट 3mg रहेगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन हम आगे को A2 मान लेते हैं। अब जितना ये दोनों मूव करेंगे, पुली उसका एवरेज मूव करेगी। आपको भरोसा नहीं है तो आप वैसे देख लीजिए। चलिए ये एक्सेलरेशन A मान लीजिए। देखिए इसका टेंशन T, टेंशन और एक्सेलरेशन में 0 डिग्री, TA1 cos 0 1, टेंशन और एक्सेलरेशन में 0 डिग्री, T इंटू एक्सेलरेशन इंटू कॉस थीटा लेना होता है ना, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन इंटू कॉस थीटा, उन दोनों के बीच का। तो टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, तो कॉस थीटा 1 हो गया, कॉस 0 हो गया। अब यहां देखिए 2t ऊपर को, एक्सेलरेशन नीचे को, तो पुली की टेंशन 2t और एक्सेलरेशन नीचे को है, और एंगल कितना है इनके बीच में, cos 180। टोटल 0 पुट करिए तो यहां से वही आ जाएगा, a इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2 फॉर श्योर। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां देखिए इस नीले वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाइए, नीली इक्वेशन। देखिए नीली इक्वेशन क्या है, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हरी इक्वेशन देखिए, हरी इक्वेशन है t इज इक्वल टू मास इनटू फिर से एक्सेलरेशन। अरे लेकिन टेंशन तो इक्वल है, टेंशन तो दोनों में काली है। तो नीले ब्लॉक के लिए जो इक्वेशन बनी है और हरे ब्लॉक के लिए जो इक्वेशन बनी है वो इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों में टेंशन सेम है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का भी रिलेशन आ गया कि A1 जो है वो 2 टाइम्स A2 के बराबर है। यार जाहिर सी बात थी यार, वो तो सेम टेंशन से खींच रहे हो, जिसका मास डबल है उसमें जिसका मास हाफ है उसमें एक्सेलरेशन 2 गुना आएगा, जिसका मास डबल है उसका एक्सेलरेशन कम आएगा। बिल्कुल सही है। अब ये क्या आ गया देखिए, दोनों का एक्सेलरेशन में रिलेशन आ चुका है, दोनों ब्लॉक्स के लिए इक्वेशन आ गई है। 3m के लिए इक्वेशन बनाइए, 3mg नीचे को लग रहा है, 3mg नीचे को, 2t रोक रहा है, 2t रोक रहा है,
इज इक्वल टू उसका मास 3m इंटू एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का, वो क्या है, वो इन दोनों के एक्सेलरेशन का एवरेज है, यानी a1 प्लस a2 बाय 2 है। अब आपके पास a1 a2 की कंडीशन तो आ चुकी है ना, ठीक है, a1 a2 आ चुका है, तो अब आप निकाल लीजिए, राइट। इसको आप ऐसा करिए ना, इसको पुली का एक्सेलरेशन मान लीजिए, ठीक है, और आप a2 को a मान लीजिए या a डैश मान लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये a1 आ गया 2a डैश, तो यहाँ आप इजीली पुट हो जाएगा ना, a1 की जगह 2a डैश, a2 की जगह a डैश बाई 2। वेरिएबल कम नजर आएंगे आपको, और कुछ नहीं है। a1 तो 2a डैश है, a2 a डैश है, बाई 2 है ना, तो अब आपको वेरिएबल कम नजर आ रहे हैं, नहीं तो आपको बहुत सारे वेरिएबल नजर आ रहे हैं, बस एक्चुअली है नहीं ज्यादा कुछ वेरिएबल्स। ओके बच्चों, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। तो देखिए इसके लिए टेंशन मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इसके लिए टेंशन मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन दोनों का एवरेज, और इसके लिए फिर से फोर्स इक्वेशन, राइट। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बस सारा कॉन्सेप्ट सिखाया है यहाँ पर, राइट। मेन बात ये थी कि पुली का एक्सेलरेशन इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का एवरेज होता है, ठीक है। चलिए जाओ भाई, तो इरेज ही नहीं हो रहा, जाओ भाई जाओ, हाँ गए। देखिए पता नहीं क्या बना रखा है भाई साहब, इधर दीवार, पुली, पुली के आगे पुली, पुली के पीछे पुली, पुली के फिर से बाद में पुली। क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि इसका एक्सेलरेशन अगर a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। भाई साहब जितना धांसू क्वेश्चन है ना ये देखने में, उससे ज़्यादा नकली सॉल्यूशन है इसका, इजी नहीं बोलूँगा, नकली सॉल्यूशन। देखिए जहाँ एक ही धागा दिखे टेंशन टेंशन खींचते जाइए, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन 2t, और इधर भी टेंशन 2t, ठीक है। अब सुनिए, टेंशन के द्वारा किया हुआ नेटवर्क जीरो होता है, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ, देखिए थोड़ा प्यार से करता हूं इस बार, समेशन ऑफ t डॉट a इक्वल्स टू 0। देखिए इसका टेंशन t है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी टेंशन 2t है, इसका एक्सेलरेशन a1 है, लेकिन टेंशन और एक्सेलरेशन में एंगल cos 180 डिग्री है, टोटल क्या होगा, 0 होगा। अब आप अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए बड़े प्यार से कर रहा हूँ बच्चों सॉल्व, cos 180 माइनस 1 2t इंटू a1 इक्वल्स टू 0, t गायब करिए, a2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स a1। ये याद रखिए कि इससे भी ज़्यादा आसान हो सकता है। देखिए अगर 3 ब्लॉक हैं तो समेशन t डॉट a इक्वल्स टू 0 लगाना ही सही रहता है, लेकिन अगर 2 ब्लॉक है ना, तो याद रखिए एक के लिए टेंशन पॉजिटिव वर्क करेगी, दूसरे के लिए नेगेटिव करेगी, और आप समेशन करके 0 पुट कर रहे हैं, तो एक साइड उधर चली, एक टर्म उधर चली जाती है। तो अगर आपको 2 ही ब्लॉक दे रखे हैं तो मेरी बात सुनिए, देखिए ब्रह्मास्त्र सिखा रहा हूं आपको। ब्लॉक पे टेंशन t, उसका एक्सेलरेशन a2, दूसरा ब्लॉक, बस 2 ही ब्लॉक के लिए लगाइए, अगर 3 ब्लॉक है तो समेशन t डॉट a लगाना सही रहेगा। दूसरा ब्लॉक टेंशन 2t, एक्सेलरेशन a1, बस खत्म। टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है 2 ब्लॉक्स के लिए बच्चों। हो गया ये क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको समझ आया। चलिए इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए क्विकली कॉपी करिए बच्चों, क्योंकि अब मेरी सारे की सारी स्लाइड्स भर चुकी हैं, मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। पुली के दो आगे पुली, पुली के दो पीछे पुली। बताइए बच्चों कितनी पुली, बहुत सारी पुली। चलिए देखिए, पुली पुली पुली, ये प्लैंक है जी, हाँ ठीक है, और ये एक ब्लॉक है, मास स्मॉल है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन में जरा रिलेशन बता दीजिए, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, बस रिलेशन बता दीजिए क्या है, कौन सा किसके कितने टाइम्स है। तो सुनिए ना, टेंशन टी इधर होगा डबल, इधर भी 2t, लेकिन इधर होगा 4t, इधर 4t, इधर भी 4t, इधर 8t, तो इधर भी 8t है ना जी, परफेक्ट है। अब बताइए 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, तो क्या करना है, टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट
पहले ब्लॉक के लिए बराबर होता है टेंशन और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के दूसरे ब्लॉक के लिए, तो परफेक्ट है। तो देखिए पहले ब्लॉक पे टेंशन T, उसका एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू दूसरे ब्लॉक पे टेंशन 1, 3, 7 और 8 15T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B। यहां से आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A बाय 15। आई होप आपको समझ आया बच्चों, इससे छोटा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हो सकता है। एक अब सुपर तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये तो देखिए सुपर शॉर्टकट था, सुपर शॉर्ट टेक्निक थी। अब एक सुपर डुपर शॉर्ट भी है, सुपर डुपर शॉर्ट टेक्निक, सुपर डुपर शॉर्ट भी है। भैया ये ना एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है ऐसे कि 4 धागे एक ब्लॉक से फिर एक सिंगल धागे से ब्लॉक, स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। ऐसे केस में ना सुन लीजिए, जो एक्सेलरेशन है ना जिससे बहुत सारे धागे लगे हुए हैं ब्लॉक बी, उसका एक्सेलरेशन होता है ब्लॉक ए अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ पुलीज कितनी है। तो 1 2 3 4 2 की पावर 4 माइनस 1 16 माइनस 1 15। अगर यहां पर पुली होती 1 2 3 4 5, अगर कहानी ये होती तो क्या होता? तो क्या फर्क पड़ता है जी? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन जो भी है, ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन अपॉन 2 की पावर कितनी पुली 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 माइनस 1 32 माइनस 1 31। राइट बच्चों, आई होप आपको समझ आया। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, दीज आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन लास्ट हम ट्राई करते हैं बस, इसके बाद कनेक्टेड मोशन पे हमारे 20 सवाल हो जाएंगे। 20 सवाल एक बार को सफिशिएंट रहेंगे। इसके बाद फिर हम कुछ सवाल करेंगे मोमेंटम बेस्ड, कि एक बॉल दीवार से टकरा गई, एक वाटर जेट दीवार से, पानी की धार दीवार से टकरा रही है, रिबाउंड कर रही है नहीं कर रही है, ऐसे केस में फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर जेट क्या होता है। और एक दीवार को अगर आपने कुछ हाइट से बॉल को एक कुछ हाइट से गिराया, दीवार को कैसे गिरा सकते हैं? सही बात है यार, मजाक हो रहा है क्या? ठीक है, बाहुबली तो देखिए बॉल को हमने कुछ हाइट से गिराया, राइट, और हमने बॉल को देखा, उसके बाद बॉल टप्पा खा के कुछ कम हाइट तक वापस आती है, तो इस केस में इंपल्स इम्पार्टेड टू दी बॉल क्या हो सकता है, राइट। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस सूडो फोर्स पे भी करने वाले हैं। तो चलिए एक 20वां क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी एन इजी क्वेश्चन फॉर अस। इंक्लाइन प्लेन, पुली, बस यहां पर इक्वेशंस बना लेते हैं। चलिए ठीक है, बहुत खेल चुके हैं शॉर्टकट, अब यहां इक्वेशन बनाते हैं। चलिए इस ब्लॉक का मास हम 2m ले लेते हैं, 2m। चलिए इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। यहां इक्वेशन बनाना सीखते हैं। भैया क्या दोनों ब्लॉक्स एक ही धागे से अटैच्ड है? नहीं नहीं नहीं, एक धागा एक धागा एक धागा, दूसरा धागा तो नीले रंग का होता है, दूसरा धागा, ठीक है। चलिए अब ये दूसरा धागा है ना, तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम नहीं है। जब इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता ना, और ये डिफरेंट धागे से अटैच्ड होते हैं, तो ऐसे केस में पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास लगाना सही नहीं रहता, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इक्वेशन खेलते हैं। देखिए इस धागे में टेंशन T, आपको पता है कि डाउन द इंक्लाइन प्लेन mg का कॉम्पोनेंट mg sin थीटा ही होने वाला है। इसका एक्सेलरेशन अभी a मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी टेंशन T, धागा सेम, टेंशन T, धागा सेम, नीचे वाले धागे में टेंशन डबल होने वाली है क्योंकि पुली मासलेस है। इसका वेट 2mg है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन वो नहीं है जो इसका है, क्योंकि धागा सेम नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन आप a डैश मान लीजिए। अब देखिए आपको मैंने समझाया, दो ब्लॉक के केस में सबसे सुपर डुपर शॉर्टकट होता है, वो ये होता है कि आप टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट एक ब्लॉक के लिए उसे बराबर रख दीजिएगा टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फॉर दूसरा ब्लॉक। तो टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट एक ब्लॉक के लिए इक्वल्स टू टेंशन इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फॉर दूसरा ब्लॉक। बात खत्म हो गई। डायरेक्शन तो दिख ही रही है ना, तो ये आ चुका है एक्सेलरेशन 2 टाइम्स a डैश। तो जो a डैश है वो a बाय 2 के बराबर है। अरे यार टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट सेम करना है ना, जिस पे टेंशन डबल है ना उसका एक्सेलरेशन आधा होगा। हो गया, बात खत्म। अब आप इक्वेशन खेलिए। ये ऊपर जा रहा है t, ये मेरी एजम्पशन है कि ये ऊपर जा रहा है। अगर मेरी एजम्पशन गलत हुई तो एक्सेलरेशन खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा। t ऊपर को mg sin थीटा रोकने के लिए शानदार तरीके से तैयार, इक्वल्स टू नेट फोर्स मास टाइम्स उसी का एक्सेलरेशन। यहां पर 2mg नीचे जा रहा है, 2t रोक रहा है, इक्वल्स टू उसी का मास जो भी चीज भाग रही है
इनटू उसी का एक्सेलरेशन जो कि ए डैश, जो कि अब a/2 निकाल चुके हैं। राइट बच्चों, आई होप अब आप समझ गए हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चों, अभी हम करने वाले हैं इनके बाद सूडो फोर्स एंड इंपल्स मोमेंटम। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दीवार से टकराने वाले और सूडो फोर्स पे बहुत शानदार शानदार 5-6 सवाल करने वाले हैं। चलिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है सूडो फोर्स। तो काफी बढ़िया टॉपिक है सूडो फोर्स, और मैंने देखा है कि टॉपिक तो बेहद आसान है, बट आप में से बहुत से लोगों को इस टॉपिक में दिक्कत रहती है। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं 5 मिनट के लिए कि सूडो फोर्स होता क्या है, जरूरत क्यों पड़ती है सूडो फोर्स लगाने की। तो देखिए, एक बहुत बेसिक एग्जांपल है जो मैं हर बार देता हूं बच्चों को। मान लीजिए कि रोड साइड पे एक टेबल रखी हुई है, रोड के साइड में फुटपाथ पे एक टेबल रखी हुई है। इस टेबल पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक रेस्ट पे है, और क्लियरली ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, ऑब्वियसली जमीन से बनेगा, मैंने ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ऐसे हवा में नहीं बन सकता, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही बनेगा जमीन से। ठीक है, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। mg और नॉर्मल रिएक्शन आपस में बैलेंस कर रहे हैं। बात क्लियरली हमें समझ आ रही है कि ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी 0 ही होने वाला है। अब देखिए, हम 3 डिफरेंट ऑब्जर्वर से पूछेंगे कि तुम्हें ब्लॉक देखने में कैसा लग रहा है। तो लेट अस सी। मान लीजिए कि यहां पर एक पर्सन ए है और वो एट रेस्ट है, पर्सन ए एट रेस्ट। तो जो भी रेस्ट पे होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, यानी कि जो एक्सेलरेटेड नहीं होता, उसे हम इनर्शियल ऑब्जर्वर या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इनर्शियल ऑब्जर्वर या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस इनर्शियल ऑब्जर्वर से मैंने पूछा, मान लीजिए कि आपको ब्लॉक कैसा दिख रहा है, तो ये खुद भी रेस्ट पे है। इसने बोला मुझे कि जी ब्लॉक रेस्ट पे है, जो कि बिल्कुल सही है। मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 0, आप कह रहे हैं ब्लॉक रेस्ट पे, यानी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, जो कि सच बात है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पे है। अब ऑब्जर्वर ए के हिसाब से ब्लॉक रेस्ट पे है। ठीक है, अब देखिए क्या है। मान लीजिए कि ऑब्जर्वर बी है और कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भाग रहा है। क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ये भी एक्सेलरेटेड नहीं है, तो ये भी एक इनर्शियल ऑब्जर्वर होता है, ये भी एक इनर्शियल ऑब्जर्वर होता है। इससे मैंने पूछा कि ब्लॉक कैसे जा रहा है, कहता है ब्लॉक तो 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। राइट, अब गाड़ी में ट्रैवल करते तो आपको पेड़ पीछे जाते नजर आते हैं। बचपन में आप यही बोलते थे पेड़ पीछे जा रहे हैं, एक्चुअली में आप आगे जा रहे होते हो। तो ये ऑब्जर्वर अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही बोलेगा कि ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। मैंने कहा मुझे वेलोसिटी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बताओ ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। तो ही सेड ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होने वाला है। तो बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी, acceleration of block is 0, acceleration of block is 0 which was as expected। हम पहले ही बोल चुके हैं, हम बोल चुके हैं ना पहले ही कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है। अब आ जाते हैं एक तीसरे ऑब्जर्वर पे, ऑब्जर्वर सी। चलिए यहां बना देते हैं एक महंगी गाड़ी वाला ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर सी, अमीर आदमी गाड़ी चला रहा है। समहाउ मैंने अमीर आदमी को फोन कर लिया और गाड़ी चलाते चलाते उन्होंने हैंड फ्री से बात कर ली। ठीक है, चलिए तो अब इनका गाड़ी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मैंने इनसे पूछा भाई साहब क्या लग रहा है आपको ब्लॉक के बारे में, इन्होंने बोला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है। अब गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम तो पहले बोल चुके हैं कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, और ऑब्जर्वर सी कह रहा है कि ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहां दिक्कत हो गई। तो देखिए जो ऑब्जर्वर सी है वो एक्सेलरेटेड है, तो वो है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जब भी किसी चीज को ऑब्जर्व करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो चीज जो उसका एक्सेलरेशन है उतने एक्सेलरेशन से पीछे भाग रही है, विच इज कॉन्ट्रडिक्टरी। आप पहले बोल चुके हैं ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है। ऑब्जर्वर सी के हिसाब से भाई, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर सी, अकॉर्डिंग टू हिम, ब्लॉक इज मूविंग
ब्लॉक इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है। लेकिन ये बात तो बड़ी अजीब हो गई, आप कह रहे हैं नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 0 है, ऑब्जर्वर सी कह रहा है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो कौन सही और कौन गलत? तो होता क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन की सेकेंड लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टेक्निकली वैलिड नहीं होती। अब अगर हमें न्यूटन की सेकेंड लॉ, सर आइजैक न्यूटन की सेकेंड लॉ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए भी लगानी है, तो हमें एक फॉल्स फोर्स, एक झूठा फोर्स, एक सूडो फोर्स एज्यूम करना पड़ता है इस ब्लॉक पे। तो वो सूडो फोर्स एक्चुअली में नहीं लग रहा, इसके हिसाब से लग रहा है। एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि इस पे एक जरूर फोर्स लग रहा होगा, तो वो होता है सूडो फोर्स। और वो कितना होता है? सूडो फोर्स कितना होता है? वो होता है जो भी चीज ऑब्जर्व करी जा रही है उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर लगता है। तो देखिए, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो एक इनर्शियल ऑब्जर्वर होता है। और इनर्शियल ऑब्जर्वर या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन की सेकेंड लॉ भली भांति एप्लीकेबल है। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर यानी एक्सेलरेटेड आदमी अगर किसी भी चीज को देखेगा तो उसे वो चीज उसके ही एक्सेलरेशन से पीछे जाती हुई नजर आएगी। तो उसे अगर उसके लिए हमें न्यूटन की सेकेंड लॉ लगानी है तो हमें हर बॉडी पे जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है उस पे एक सूडो फोर्स एज्यूम करना पड़ता है। और वो सूडो फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। राइट बच्चों? तो चलिए, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सूडो फोर्स। क्विकली हम 5-6 प्रॉब्लम सूडो फोर्स पे डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला सवाल, एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। ठीक है, मैन का वेट डाउनवर्ड mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब अगर आप लिफ्ट के अंदर या ए एक्सेलरेशन से एक ऑब्जर्वर एज्यूम कर लें ऊपर जाता हुआ, तो उसके हिसाब से आपको इस पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा मैन पे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, ma सूडो फोर्स हो गया। चलिए, हर केस में ऐसा ही करते हैं। पर्सन का वेट mg यहां पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, क्योंकि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रही है तो सूडो फोर्स ऊपर एक्ट करेगा। ये मान के चल रहे हैं कि mg सूडो फोर्स से सर्टेनली ज्यादा है। यहां पर क्या हुआ, mg डाउनवर्ड है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो ऐसे केस में सूडो फोर्स एक्सपेक्ट मत करिए। और अगर फ्री फॉल है तो देखिए क्या होने वाला है, पर्सन का वेट mg डाउनवर्ड है और सूडो फोर्स ma ऑपोजिट टू द मोशन लगेगा। वो अलग बात है कि ma भी यहां पर mg के ही बराबर है क्योंकि फ्री फॉल का केस है। ये केस है फ्री फॉल का, राइट? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। यहां पर पर्सन ऊपर जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, तो r माइनस mg विल बी द नेट फोर्स अपवर्ड्स एंड दैट विल बी इक्वल टू ma। तो रिएक्शन जो होगा वो होगा m इंटू जी प्लस ए। या एपरेंट वेट होगा मैन का लिफ्ट में जब लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है। अगर आपसे बोला जाए कि एक वेइंग मशीन पे खड़ा है, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी? ध्यान रखिए, वेइंग मशीन आपका वेट नहीं मास रीड करती है टेक्निकली। तो वेइंग मशीन की जब भी रीडिंग बोली जाए आपसे, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट, तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन याद रखिएगा आप, आर नहीं होती, वो जो भी आर की वैल्यू आ रही है उसको जी से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर जी से डिवाइड कर दीजिए तो ये वेइंग मशीन की रीडिंग आ जाएगी। अब इधर देखिए, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, क्योंकि नीचे जा रहा है तो mg ज्यादा है नॉर्मल रिएक्शन से और ma के बराबर हो गया, सिंपल। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि r और ma मिलके mg को बैलेंस करिए, mg के इक्वल हो रहे हैं, तो यहां से रिएक्शन आ जाएगा m इंटू जी माइनस ए। अगर आपको वेइंग मशीन की रीडिंग बोली जाए तो r को m से डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है अगर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में नॉर्मल रिएक्शन mg के ही बराबर होता है, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि एक्सेलरेशन इस केस में 0 है। अब अगर फ्री फॉल का केस आ जाए तो देखिए, फ्री फॉल के केस में आप मान लीजिए इक्वेशन बनाइए, mg नीचे को, रिएक्शन ऊपर को, नेट फोर्स डाउनवर्ड्स आ गया और डाउनवर्ड्स नेट फोर्स डाउनवर्ड जो है वो ma के बराबर रखिए और a भी g के बराबर है, तो यहां से रिएक्शन 0 हो जाएगा और काफी हल्का फील होगा। इस सिचुएशन को आप वेटलेसनेस बोलते हैं।
इंसान को कुछ देर के लिए बहुत ही हल्का फील होता है ऐसे केस में। चलिए राइट बच्चों, दिस वॉज वेरी इजी। एक क्वेश्चन देखिए, ये है कि एक बड़ी गाड़ी है जिसका मास है कैपिटल M, यहाँ पर एक पुली है, दो मासेज M1 और M2 यहाँ पर इस तरह से रखे हुए हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ, ठीक है। पूछ रहे हैं कि फोर्स कितना लगाएं जिससे कि M1 और M2 स्लाइड ना करें कैपिटल M के रिस्पेक्ट में, मतलब M2 नीचे ना जाए, M1 आगे ना जाए, पूरा सिस्टम तो आगे जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट F, कैलकुलेट करिए F सो दैट M1 एंड M2, सो दैट M1 एंड M2 डू नॉट स्लाइड, M1 and M2 do not slide over bigger गाड़ी, over bigger car, ठीक है। तो देखिए, तो भैया मान लीजिए कि सारा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा है, परफेक्ट है। सारा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा है, मैंने मान लिया, ठीक है। इन पे एक्ट करने वाले फोर्स, अच्छा फोर्स कितना होगा भाई, फोर्स होगा टोटल मास कितना है m प्लस M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन। बस अगर हम एक्सेलरेशन निकाल पाए बाकी नोन वेरिएबल्स की टर्म्स में तो हमारा काम हो चुका है। तो अब देखिए धागे में टेंशन T मान लेते हैं और यहां भी धागे में टेंशन T मान लेते हैं। इसका वेट M2G डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है। जाहिर सी बात है कि अगर हम एक ऑब्जर्वर मान लें इस गाड़ी के अंदर या ए एक्सेलरेशन से आगे मूव करता हुआ, तो हमें सूडो फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। और ये रहे हमारे सूडो फोर्स, जो ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन उसी का लेना है लेकिन मास उसका लेना है जिस पे सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है, उल्टा मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो M2A है, उस M2A को तो यहां जमीन से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, ये यहां जमीन से बनाइएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और इसका वेट M1G लगेगा, ऑल्दो मैं M1G में इंटरेस्टेड नहीं हूं, यहां भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको N2 मान लीजिए, इसको N1 मान लीजिए। अब आप ये चाहते हैं कि M1 और M2 नीचे ना जाए, M1 आगे ना जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान दीजिए। ऐसी सिचुएशन में टेंशन यहां पर M2G के बराबर होगी, M2 को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, परफेक्ट है। और टेंशन M1A के बराबर होगी M1 को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, यानी M1A डेफिनेटली M2G के बराबर है। एक्सेलरेशन M2 बाय M1 इंटू G उठा के यहां पुट कर दीजिए, फोर्स की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये दोनों ये आगे और ये नीचे स्लाइड नहीं करेगा बड़ी गाड़ी के रिस्पेक्ट में। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। देखिए नीट 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। बस उसमें एक्सेलरेशन पूछा था, मैंने यहां पर आपसे फोर्स भी पूछ लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा पूछ लिया। बस यहां पर ये पूछा था कि इस इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। इंक्लाइन प्लेन थोड़ा कोने में है, उसको बीच में ले आते हैं जरा, आ जाइए इधर आ जाइए। चलिए, तो अब इंक्लाइन प्लेन का मास कैपिटल M मान लीजिए। आपसे पूछ रहे हैं कि कितना फोर्स लगाएं कि स्मॉल m नीचे स्लाइड ना करे। ऑब्वियसली इंक्लाइन प्लेन के साथ आगे तो भागेगा, ओके। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन है a, तो फोर्स रिक्वायर्ड हो गया टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, परफेक्ट। बस अब सारा कलेश है एक्सेलरेशन निकालने का, तो विल डू दैट, एक्सेलरेशन भी निकालते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर ब्लॉक का मास m है तो उसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करता है। mg का एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जो कि cos थीटा होता है, और mg का sin थीटा कंपोनेंट इस ब्लॉक को नीचे की ओर खींच रहा होता है। फ्रिक्शन है नहीं अभी, तो mg sin थीटा विल एक्ट डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब मान लीजिए आप, अगर एक ऑब्जर्वर इंक्लाइन प्लेन पे ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो वो एक सूडो फोर्स देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, महसूस करेगा कि ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि ma है। चलिए, अगर एंगल में कंफ्यूजन हो रही है तो याद रखिए ये mg है, ये mg cos थीटा, ये थीटा होता है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा। देखिए ma का अब एक कंपोनेंट, ma cos थीटा हो गया ऊपर की ओर, और ma का एक कंपोनेंट ma sin थीटा हो गया नीचे की ओर। हाँ जी, ठीक है। अब ma sin थीटा में और mg cos थीटा में फिलहाल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन पे ज़्यादा तवज्जो तब देनी पड़ेगी जब फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, क्योंकि फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे इतना ही पता लग रहा है कि mg sin थीटा नीचे को खींच रहा है और ma cos थीटा, mg sin थीटा नीचे को खींच रहा है और ma cos थीटा ऊपर को धक्का दे रहा है, और अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब ब्लॉक नीचे को स्लाइड नहीं करेगा। m से m उड़ा दीजिए, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी
जी tan थीटा, और फोर्स रिक्वायर्ड आ जाएगा हमारा यहाँ पर कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों जी tan थीटा। तो ये है फोर्स रिक्वायर्ड। नी 2018 में सिर्फ जी tan थीटा की बात करी थी। आई होप आप सब समझ पा रहे हैं बच्चों, प्लीज नोट करेंगे। अगला सवाल देखिए, लिफ्ट के अंदर ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर, लिफ्ट ऊपर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। कितना टाइम लगेगा ब्लॉक को नीचे स्लाइड करने में? इस इंक्लाइन प्लेन की ये वाली लेंथ L है, ठीक है। तो देखिए ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है, परफेक्ट। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है ना ए एक्सेलरेशन से, ए ही एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ अगर आप एक ऑब्जर्वर मान लें ऊपर की तरफ, तो उसके हिसाब से इस पे नीचे एक सूडो फोर्स लगेगा, ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला सूडो फोर्स है। अब mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा होता था, अभी mg अकेला नहीं है ना, तो mg का जो कंपोनेंट होगा ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होगा, इधर ही बना देते हैं चलिए। तो ये वाला जो कंपोनेंट अब होगा वो होगा mg की जगह mg प्लस ma sin थीटा, क्योंकि mg में कुछ एडिशन हो गया है। और ये वाला क्या होगा mg प्लस ma cos थीटा। मैं फिलहाल इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, राइट। तो सुनिए अब, तो अब डाउन दी इंक्लाइन प्लेन जो नेट एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया m इंटू जी प्लस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। m से m उड़ा दीजिए। अब एक्सेलरेशन आ चुका है आपके पास डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब आप यूज करिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली आप वेलोसिटी को जीरो मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी, डिस्प्लेसमेंट l है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और एक्सेलरेशन हाफ a डैश इंटू टी स्क्वायर। यहां से बच्चों आप टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। a डैश की वैल्यू g प्लस ए साइन थीटा पुट कर दीजिएगा। अगर इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पे है तो a जीरो हो जाएगा, नीचे मूव कर रहा है तो g प्लस ए की जगह g माइनस ए हो जाएगा, राइट बच्चों। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, प्लीज नोट करेंगे। आ गया भाई एक आसान नहीं नकली क्वेश्चन, देखिए। ट्रॉली ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रही है, ट्रॉली में एक ऑब्जर्वर बैठ गया, कह रहे थीटा कितना होगा वर्टिकल के साथ इक्विलिब्रियम में, कोई बात नहीं। अब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बोलेगा भाई चले mg तो सबके लिए एक्ट करेगा ही करेगा। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बोलेगा कि जी इस पे सूडो फोर्स भी एक्ट कर रहा है पीछे की ओर, क्योंकि ए एक्सेलरेशन से ऑब्जर्वर जा रहा है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा। अब धागे में टेंशन टी मान लीजिए आप, और टेंशन के दो कंपोनेंट ले लीजिए इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो टी कॉस थीटा से बैलेंस करा दीजिए वेट, और टी साइन थीटा को एम ए के इक्वल पुट करा दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब टी साइन थीटा को आप टी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहां से a बाई जी आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा tan इनवर्स a बाई जी आ जाएगा। हाउएवर अगर इस सवाल में बच्चों टेंशन भी पूछी जाए तो स्क्वायरिंग एडिंग 1 and 2 कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इस केस में बताइए जो पेंडुलम बन गई है, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, तो एपरेंट वेट निकाल लीजिएगा, इफेक्टिव वेट mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर, यहां से इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g आ जाएगी √g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ऐसे केस में अगर बोलें जो ये सिंपल पेंडुलम गाड़ी की सीलिंग पर अटैच्ड है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, अरे g की जगह g डैश डाल दीजिएगा बस, राइट बच्चों। जल्दी से नोट करेंगे प्लीज। देखिए अब अगला टॉपिक आता है हमारा इंपल्स मोमेंटम। इंपल्स मोमेंटम की कहानी क्या है, इंपल्स जो है वो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बहुत सिंपल है। इंपल्स जो है वो मोमेंटम के बदलाव के इक्वल है, ठीक है। और इंपल्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी भी होता है। अगर हमारे को कभी टाइम वेरिंग फोर्स दिया जाए और इंपल्स पूछा जाए तो इंटीग्रल एफ एक्सटर्नल डी टी फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया या फिर चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है जे वेक्टर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखिए नीट लेवल पे बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम सिंपल क्वेश्चन करने वाले हैं इंपल्स बराबर मोमेंटम के बदलाव के। तो मोमेंटम का बदलाव देखते हैं क्या हो रहा है। बॉल आई, ठीक है, भिड़ी दीवार से और उतनी ही स्पीड से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, मतलब कोलिजन बीइंग इलास्टिक, इंपल्स इंपार्टेड टू दी बॉल बताना है, ठीक है। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम, लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव। इनिशियल मोमेंटम
माइनस एम यू लेफ्ट की तरह, लेफ्ट की वजह से फाइनल मोमेंटम, प्लस एम यू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी 2 टाइम्स एम यू। आई होप आपको समझ आया बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। दीवार से गई, भिड़ के वापस आई, ठीक है। और अगर स्पीड कम हो जाती तो फाइनल मोमेंटम की जो भी वैल्यू होती वो ले लेते हैं हम, ठीक है ना। चलिए बच्चों प्लीज नोट करेंगे। अब देखिए यहां पर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बड़ा ही पॉपुलर है, नीट में आया भी हुआ है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है और नीट में भी आया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मासूम और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। भाई दीवार से बॉल भिड़ी और थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, कोलिजन बीइंग इलास्टिक। कोलिजन चैप्टर में कराऊंगा कि थीटा से आई, अल्फा से रिफ्लेक्ट हुई, तब इंपल्स इम्पार्टेड बताइए कितना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है। तो देखिए क्या है यहां पर, ध्यान से समझिए। हमें बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। समहाउ हमें बस चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स इम्पार्टेड के जरूर बराबर होगा। तो देखिए ये मोमेंटम कितना है, एमयू है, एमयू है ना। एमयू का कंपोनेंट देखिए, मोमेंटम एमयू है बच्चों, और ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा ही है ना। हाँ, तो एमयू कॉस थीटा और एमयू साइन थीटा, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। भिड़ने के बाद का तमाशा देखिए, मोमेंटम एमयू, मोमेंटम का कंपोनेंट देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये वाला एमयू कॉस थीटा और ये वाला फिर से एमयू साइन थीटा, राइट। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम बताइए क्या करेंगे, मोमेंटम तो वेक्टर है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव कन्वेंशन ले लीजिएगा जरा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम लेफ्ट की तरफ है, तो थोड़ा सा और जगह बना लेते भाई सब, थोड़ा खिसक जाइए, खिसक गए। तो देखिए मोमेंटम लेफ्ट की तरफ है, माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप, और नीचे की तरफ है तो इसलिए माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, परफेक्ट। फाइनल मोमेंटम एम यू कॉस थीटा आई कैप पॉजिटिव हो गया क्योंकि राइट हो गया, और वर्टिकल वाला अभी भी नीचे की ओर ही है तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है, एम यू साइन थीटा जे कैप, बिकॉज इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव है, राइट बच्चों। ठीक है, अब आई कैप जे कैप इसलिए करना पड़ा क्योंकि भैया 2 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन थोड़ी ना है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करिए, यही तो इंपल्स होगा, यही तो इंपल्स होगा ना। अब देखिए एम यू साइन थीटा तो माइनस में गायब भी हो रहा है, दोनों सेम ही है, तो बचा क्या, फाइनल माइनस इनिशियल करने पे 2 टाइम्स एम यू कॉस थीटा आई कैप। मैग्नीट्यूड खेल लीजिए तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 टाइम्स एम यू कॉस थीटा। थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री 30 डिग्री, देख लीजिए, उस हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए याद रखिएगा यहाँ पर थीटा इज द एंगल विद द नॉर्मल, है ना, थीटा इज एंगल विद नॉर्मल, वॉल के साथ नहीं है, एंगल विद नॉर्मल, याद रखिएगा बच्चों ये, है ना। थीटा जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल है, वॉल के साथ एंगल नहीं है। तो ये कई बार ऐसा भी कर देंगे, पता लगा नॉर्मल के साथ वॉल के साथ एंगल दे दिया, तो आप ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर थीटा एंगल विद दी नॉर्मल टू दी वॉल देख रहे हैं, राइट बच्चों, प्लीज नोट करेंगे। चलिए देखिए एनसीईआरटी के शानदार सवाल, क्योंकि नीट का पेपर बहुत हद तक एनसीईआरटी बेस्ड होता है। लास्ट ईयर भी एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी में से एक ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्टली सेम ऑलमोस्ट, बस उसकी ऑप्शंस एनसीईआरटी में 4 ऑप्शन नहीं होती एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस में, बट उसमें थी, तो वैसा ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर नहीं 100% सेम क्वेश्चन विद, बट ओनली डिफरेंस वाज कि उसमें 4 ऑप्शन दे दी थी, है ना, वो एज इट इज क्वेश्चन आया था, राइट। उससे पहले सालों में 2018 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, ये एग्जैक्टली दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बस थोड़ी थोड़ी चिन्नी सी वैल्यूज बदली हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज तो चेंज हो सकती हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, बॉडी का मास 5 ग्राम है, उसकी 5 किलोग्राम है, सॉरी, बॉडी का मास 5 किलो है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। कह रहे हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अचानक से बॉडी को कुछ मोमेंटम में बदलाव महसूस हुआ है, तो उस वजह से बॉडी को इंपल्स कितना मिला है। हाँ तो ठीक है ना, t इक्वल टू 1 सेकेंड तक बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एकदम से नेगेटिव हो गई, यानी मोमेंटम में बदलाव तो आया ही है। तो देखिए अब है t इक्वल टू 1 सेकेंड, एग्जैक्टली 1 सेकेंड पूछा है, तो देखिए जस्ट बिफोर 1 सेकेंड, 0.9999 सेकेंड, जस्ट बिफोर 1 सेकेंड मोमेंटम बताइए मुझे, मोमेंटम की वैल्यू बताइए, मास टाइम्स, चलिए मास तो है ही, मास तो 5 किलो ही है, वेलोसिटी कितनी होती है, अरे भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का tan थीटा देता है ना वेलोसिटी, है ना, तो परपेंडिकुलर 10 बाय बेस 1, तो वेलोसिटी 10 हो गई,
ठीक है, जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड, जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के तुरंत बाद फाइनल मोमेंटम कितना देखिए, 1 सेकेंड से तुरंत पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, तुरंत बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी उतनी ही है अभी भी, बस ये एंगल देखिए, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है पॉजिटिव, तो ये क्लॉकवाइज मेजर किया है तो ये नेगेटिव होगा। परपेंडिकुलर बाय बेस, वेलोसिटी अभी भी वही है, भागने से मास तो नहीं बदलेगा, इतनी सी वेलोसिटी से भागने से, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल भागेगा तो जरूर मास बदल जाएगा रिलेटिविस्टिक स्पीड से, ठीक है। तो बस चेंज इन मोमेंटम, अरे इंपल्स पूछा है ना तो मोमेंटम का बदलाव निकाल दीजिए ना, -50 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, -50 आई होप आप समझ गए। -100 यूनिट होती है, फोर्स इंटू टाइम होता है ना, तो न्यूटन सेकेंड, -100 न्यूटन सेकेंड, राइट बच्चों। तो ये एक इंपल्स का बहुत ही सिंपल बेहतरीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी, एग्जैक्टली आपके लिए मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन ही लेके आया हूं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस है और आपको पता लगे कि हाँ एनसीईआरटी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ओके, अगला क्वेश्चन भी बच्चों एनसीईआरटी है, हल्की सी वैल्यूज बदली हुई है, मैंने फिर से बोला गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंपल्स बताइए। देखिए अगर वेलोसिटी में अचानक से बदलाव आता है ना, तो यानी मोमेंटम में बदलाव आया है, और मोमेंटम में बदलाव आया है तो इंपल्स तो प्राप्त हुआ ही है। टाइम 0 से पहले वेलोसिटी 0 और टाइम 0 के बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया ना। अब देखिए एट t इक्वल टू 0, देखिए t इक्वल टू 0 पे देखिए, जस्ट बिफोर t इक्वल टू 0, टाइम 0 से जरा सा पहले इनिशियल मोमेंटम शून्य है, शून्य मास तो है बट वेलोसिटी नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट कहाँ बदल रही है समय के साथ, ठीक है। जस्ट आफ्टर t इक्वल टू 0, जस्ट आफ्टर का मतलब है 0.00001 सेकेंड मोमेंट पे, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या है देखिए, फाइनल मोमेंटम है मास टाइम्स वेलोसिटी। कितनी है भैया, परपेंडिकुलर xt ग्राफ में tan थीटा देता है ना वेलोसिटी स्लोप, तो ठीक है। नहीं चलिए छोड़िए ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट 5, टाइम लगा 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी 5/2 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। इसलिए आप इंपल्स देखिए क्या आने वाला है, यहां पर इंपल्स आने वाला है चेंज इन मोमेंटम के। ओहो, जब पहली वैल्यू शून्य है तो बात ही खत्म हो गई, राइट बच्चों, वेरी इजी। अब अगर आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बोला जाए तो यार अब मैं नहीं बता रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम यहां पर क्या होगा देखिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड से जस्ट पहले मास इंटू वेलोसिटी 5/2 है, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, अब वेलोसिटी 0 हो गई तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंपल्स निकालना है तो फिर से फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन में। चलिए सेम क्वेश्चन इंपल्स का, टप्पा खा रही है बॉल, h हाइट से गिराया, h1 हाइट से, टप्पा खाने के बाद h2 हाइट पे आई, इंपल्स इंपार्टेड बताना है। तो कोई बात नहीं, h हाइट से फ्री फॉल के दौरान जो स्पीड एक्वायर होती है वो होती है √2gh, और यहां पर स्पीड कितनी होगी, क्योंकि h2 हाइट तक गई है तो इसकी स्पीड होगी √2gh2, राइट। देखिए अगर आप h हाइट से गिराएंगे तो √2gh स्पीड होगी नीचे गिरने के बाद, और अगर नीचे से ऊपर आ रही है और h हाइट तक गई है तो इसका मतलब नीचे से भी √2gh स्पीड से ही गई होगी, राइट। चलिए इनिशियल मोमेंटम बताइए। देखिए जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन से जस्ट पहले, जस्ट मोमेंट पहले 0.0001 सेकेंड पहले, और कोलिजन के 0.000 सेकेंड बाद, 0.001 सेकेंड के बाद, ठीक है। मोमेंटम कितना कितना होगा, उनका बदलाव इंपल्स होगा। तो इनिशियली मोमेंटम कितना है देखिए, इनिशियली मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी कितनी है, नेगेटिव, नीचे है भैया, नीचे है, वेक्टर क्वांटिटी है भैया, तो माइनस √2gh1, बिल्कुल परफेक्ट है। अब भिड़ने के बाद में क्या हो रहा है, भिड़ने के बाद में वेलोसिटी मोमेंटम हो रहा है मास टाइम्स, क्योंकि ऊपर को जा रही है इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी √2gh2। भैया इंपल्स का ना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फॉर्मूला होता है, आप खुद कर दीजिएगा, मैं क्या करूंगा इसे, राइट बच्चों, जल्दी करिए। चलिए फोर्स एक्सर्टेड पूछते हैं ना कि जमीन पे टप्पा खाते हुए फोर्स कितना एक्सर्ट करेगी, जमीन को कितना धक्का मारेगी बॉल, तो भैया टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट भी दिया होगा, कितनी देर तक बॉल कॉन्टैक्ट में, तो चेंज इन मोमेंटम को टाइम टेकन से डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड आ जाएगा, राइट। सिर्फ एक्सेलरेशन पूछेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन के अंदर। नेक्स्ट समझिए बच्चों अब क्या है,
देखिए अब क्या है बच्चों, एक मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ही लिख दिया आपके लिए। एक बड़ा ही पॉपुलर और सिंपल क्वेश्चन होता है, मैंने कहा सोचा क्या ही डेरिवेशन करूंगा, क्योंकि 2mu cos थीटा आप देख ही चुके हैं दीवार से भिड़ के वापस जाने पे। तो अगर एक वाटर जेट आता है और जाके दीवार से भिड़ता है और दीवार से ऐसे भिड़ के यूं बिखर जाता है परपेंडिकुलर, तो याद रखिए कि वाटर जेट का जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो उसका एरिया, जो भी वाटर जेट का एरिया है, बीम का एरिया है, इनटू वेलोसिटी होता है। अगर वो ऐसे दीवार से भिड़ के रिबाउंड ना करे, ऐसे परपेंडिकुलर हो जाए, सीधे वापस आए तो अलग चीज हो गई, लेकिन ऐसे जाके ऐसे बिखर जाए, रिफ्लेक्ट बैक ना करे, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी। ठीक है भाई, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, अगर थीटा एंगल से जाएगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स वही 2mv cos थीटा टाइप हो गया, 2mu cos थीटा टाइप हो गया, तो 2 रो QV cos थीटा। थीटा नॉर्मल के साथ एंगल होता है। ठीक है, देखिए इस पे एक ना बड़ा ही आसान सा सवाल कराता हूं, देखिएगा ध्यान से। वाटर जेट आ रहा है जी, याद रखेंगे बच्चों, वाटर जेट का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही पॉपुलर होता है, बहुत ही पॉपुलर। वाटर जेट ऐसे जाके ऐसे बिखर गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए वाटर जेट का बहुत ज़्यादा नहीं, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है, वाटर जेट की स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब दीवार भी कहाँ रुक रही है, दीवार भी भाग रही है, पानी के डर से दीवार भाग रही है, पानी के डर से दीवार भाग रही है, दीवार भाग रही है 1 मीटर पर सेकेंड से। अब आपसे पूछ रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर जेट क्या होगा। देखो भैया ऐसा है, फोर्स, अब ये इस केस में ना ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रो। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, फिर से वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स आ गया रो ए वी स्क्वायर। हाँ ठीक है, बिल्कुल रो ए वी स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, परफेक्ट है। अब देखिए क्या होने वाला है यहां पर, अगर बात रो ए वी स्क्वायर की हो रही है तो किसकी वेलोसिटी, इसकी या इसकी? अरे भैया इसकी उसकी कुछ नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी ले लीजिए। पानी की डेंसिटी 10 की पावर 3, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलिए। भैया जो वेलोसिटी है ना पानी की ना दीवार की, पानी और दीवार की रिलेटिव ले लीजिए। 2 और 2 रिलेटिव हो गई वाटर जेट की दीवार के रिस्पेक्ट में, 2 - 1 का स्क्वायर, बात खत्म हो गई। देखिए कितना ही जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा था, बिल्कुल बिल्कुल नकली बना दिया सॉल्यूशन। अब समझ रहे हैं, इतना आसान ना जाने कितना। जल्दी करेंगे बच्चों, तो ये बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए आ गए कुछ एनसीईआरटी के बहुत ही बेसिक। ब्लॉक्स कनेक्टेड विद स्ट्रिंग एंड ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, दोनों भाई क्वेश्चन होते हैं। यहाँ टेंशन पूछ लेते हैं, वहां नॉर्मल रिएक्शन पूछ लेते हैं, ऐसा कोई खास अंतर नहीं है। देखिए फोर्स लगाया, सब कुछ भाग गई, रेलगाड़ी भागने लगेगी। पूछ क्या रहे हैं, धागों में टेंशन कितनी होगी। ठीक है, फ्रिक्शन विक्शन कहीं नहीं है, तो एक्सेलेरेशन होता है फोर्स जितना है अपॉन टोटल मास, बात ही खत्म हो गई, झगड़ा ही खत्म, टेंशन की बात मत करिए। अब यहां से किसी का भी ना ब्लॉक का इक्वल वो फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। M3 वाले धागे पे टेंशन T2, भाग तो ये भी रहा है A एक्सेलरेशन से, तो इसको T2 खींच रहा है, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब आ जाइए पहले ब्लॉक पे। पहले ब्लॉक पे F आगे को, आज अगर T1 नहीं होता तो पहला ब्लॉक पता नहीं कितनी तेज भाग जाता, लेकिन T1 इसे थोड़ा रोक ही रहा है जीवन में आगे बढ़ने से। तो F - T1 इस पे लगने वाला नेट फोर्स है, और वो इसके मास इंटू इसी के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। बात खत्म हो गई, F आपके पास है, A आपके पास है, T1 T2 निकल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल, प्लीज नोट करेंगे बच्चों। पिछले 2 सालों के ट्रेंड के हिसाब से नीट के पेपर में काफी इस टाइप के इजी सवाल आते हैं, आए हुए हैं, काफी इजी। बट मैं अपनी तरफ से बच्चों कोशिश कर रहा हूं कि काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लूं। कनेक्टेड मोशन मैंने आपसे अभी इस लेक्चर में कनेक्टेड मोशन के लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस करे, और 15-16 क्वेश्चन के आसपास इधर है। तो लगभग हमने इस लॉज ऑफ मोशन 1 शॉट की वीडियो में अराउंड 35-36 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, काफी कॉन्सेप्ट्स के साथ। चलिए भैया, फोर्स होगा टोटल मास, जितने मास को धक्का दे रहे हैं, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, अब हो क्या रहा है, M1 पे M1 को रोकने की कोशिश कर रहा है M2, तो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है N1, ऐसे भाग तो ये भी रहा है आगे एक्सेलरेशन से, तो फोर्स माइनस N1 इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन M1 पे। चलिए M2 पे क्या हो रहा है जी, जो नॉर्मल रिएक्शन M1 को रोक रहा है, M1 को रोक रहा है, वो M2 को धक्का दे रहा है, बट M2 को आगे से M3 रोक रहा है।
चलिए इसी के लिए ही बना लीजिए, क्यों दूसरा बनाएं, लेकिन भाग तो ये आगे ही रहा है, n1 ज़्यादा है n2 से, नेट फोर्स n1 माइनस n2 कितना होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। राइट बच्चों, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। नॉर्मल रिएक्शन n1 n2 आप बहुत मासूमियत से निकाल सकते हैं, मैं कुछ नहीं सॉल्व करने वाला। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रेट प्रॉब्लम, पेंटर भाई साहब काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में, बिल्डिंग्स वगैरह में एक क्रेट पे एक वुडन प्लेटफॉर्म पे एक पेंटर खड़ा होता है, ऊपर से पुली सिस्टम होता है, अपने आप को खींच रहा होता है, ऊपर नीचे भी कर रहा होता है। तो देखिए सवाल ये है कि क्रेट का मास स्मॉल m है, पेंटर भाई साहब का मास कैपिटल M है, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए अपने पूरे सिस्टम को रेस्ट पे रखने के लिए। रेस्ट पे रखना है और नीचे सीधे ऊपर ऐसा नहीं है ना, झूला थोड़ा झूलना है बेचारे को, ठीक है। तो देखिए यहां पर मिनिमम फोर्स कितना चाहिए सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो मेरी बात सुन लीजिए, यहां से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर अब पूरे सिस्टम का वो बनाने वाला हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जब सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ना, तो पर्सन के शूज और क्रेट के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स हो जाएगा सिस्टम के लिए। तो अभी देखिए क्या होने वाला है, पर्सन ने धागे को F फोर्स से खींचा, धागे ने पर्सन को F फोर्स से खींचा, इधर भी F फोर्स, ठीक है। मान लीजिए सारा सिस्टम ऊपर भाग रहा है ये एक्सेलरेशन से, और टोटल वेट दोनों का नीचे एक्ट करेगा ही करेगा, ग्रेविटी ने अपना काम करना ही करना है। पेंटर ऊपर जाए, पेंटर नीचे जाए, पेंटर रेस्ट पे रहे, ग्रेविटी ने अपना काम करना ही करना है। भैया ऊपर की तरफ पूरे सिस्टम पे फोर्स क्या हो गया, 2 टाइम्स F, ठीक है, माइनस टोटल वेट, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए पहले पार्ट में कह रहे हैं मिनिमम फोर्स कितना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो भैया अगर आपने फोर्स ना मिनिमम लगा दिया, मिनिमम, तो भैया फिर एक्सेलरेशन तो 0 चाहिए ना रेस्ट पे। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड आ गया टोटल वेट का आधा। अगर टोटल वेट का आधा फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट पे रह जाएगा। तो देखिए इससे कुछ तो फायदा हो ही रहा है उसे, मिनिमम फोर्स आधा लगाना पड़ रहा है रेस्ट पे रखने के लिए, ठीक है। सिंपल लटकता तो पूरे वेट के बराबर लगाना पड़ जाता। चलिए दूसरा केस क्या है अब, कि मान लीजिए कि पेंटर ना पूरा फोर्स कैपिटल F अप्लाई कर रहा है, या काफी फोर्स कैपिटल F अप्लाई कर रहा है, विच इज ग्रेटर देन द मिनिमम फोर्स टू कीप दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो फोर्स चाहिए उससे ज्यादा फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, तो अब ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से। तो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, और उसके और जमीन के बीच में अभी नॉर्मल रिएक्शन कितना होने वाला है। तो देखिए चलिए इक्विलिब्रियम वाली कहानी रब कर देते हैं। आंसर हमें प्राप्त हो चुका है कि मिनिमम फोर्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m g बाई 2 होगा। और यहां देखिए अब क्या होने वाला है, चलिए यहां निकाल लीजिए 2F डिवाइडेड बाय मास से डिवाइड करिए, कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस g इक्वल्स टू एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का ऊपर की ओर, ठीक है। अभी नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा है, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए ना सिर्फ पेंटर भाई साहब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए तो किसी एक चीज का बनाना है ना, या तो नॉर्मल रिएक्शन, या तो आप फ्री बॉडी डायग्राम पेंटर का बनाइए या क्रेट का बनाइए। पूरे सिस्टम का अगर आप बनाते हैं तो फिर नॉर्मल रिएक्शन गायब हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पर जो धागा है वो पेंटर को F फोर्स से खींच रहा है ऊपर, जमीन से नॉर्मल रिएक्शन मिल ही रहा है पेंटर को कैपिटल N, ठीक है, और पेंटर का अपना वेट कैपिटल mg ले लेते हैं, परफेक्ट है। तो यहां पर ऊपर की जो तरफ जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन प्लस धागे का फोर्स पेंटर के लिए कैपिटल F, परफेक्ट है। पेंटर के लिए देखिए बस नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स धागा जो लगा रहा है पेंटर पे, ठीक है, परफेक्ट, माइनस mg इक्वल्स टू पेंटर का मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहां से बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और कुछ मेहनत करके सॉल्व करिएगा, तो एक आंसर प्राप्त होगा आपको, जो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं मेहनत करने के मूड में नहीं हूं इस समय। कैपिटल F कैपिटल M माइनस स्मॉल m बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। भैया न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने जानबूझ के नहीं ली, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों में से बहुत से लोगों को इस क्रेट प्रॉब्लम में दिक्कत आती है। ये क्रेट प्रॉब्लम आपके लिए एक प्रॉब्लम हुआ करती थी इस लेक्चर से पहले, अभी नहीं। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला ये है, कितना मिनिमम फोर्स चाहिए पर्सन इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, सब कुछ ये है, और नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है, अप्लाइड फोर्स ब्रैकेट पर्सन का मास माइनस क्रेट का मास अपॉन पर्सन का मास प्लस क्रेट का मास। सिंपल, यू कैन लर्न दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। चलिए एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, छुटकू सा, रोप हैविंग मास। धागे का अगर मास होता है ना तो धागे के हर पॉइंट पे ना फिर टेंशन सेम नहीं होती। कितनी होती है वो देखते हैं। रोप का मास स्मॉल m है, ए पॉइंट पे टेंशन पूछ रहे हैं, आप फोर्स कैपिटल F लगा रहे हैं, तो बहुत आसान सवाल है,
एक्सेलरेशन, टोटल मास, फोर्स टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। हाँ जी, अब सिस्टम को कट कर लीजिए, यहां से फ्री बॉडी डायग्राम खेलते हैं। कैंची बना के काट दीजिए सिस्टम को, टोटे टोटे कर दीजिए सिस्टम के। कर दिए हमने टोटे टोटे सिस्टम के। अब ये धागा हो गया आपका, फोर्स है कैपिटल एफ। यहां मान लीजिए कि एक टेंशन टी लग रही है, या जो भी फोर्स लग रहा है टी ए मान लीजिए, टी मान लीजिए। इसके होते हुए भी रोप आगे भाग रहा है एक्सेलरेशन से, तो फोर्स माइनस टी इज द नेट फोर्स ऑन द रोप इज इक्वल टू मास ऑफ द रोप इनटू एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है हमारा, कैपिटल एफ बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। हाँ जी, अगर आप यहां पर सॉल्व करते हैं, कैपिटल एफ माइनस एम एफ बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये यहां पर कैपिटल टी के बराबर आएगा। तो कैपिटल टी की वैल्यू m इंटू एफ बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आएगी बच्चों, विच इज अ वेरी इजी, वेरी पॉपुलर एंड मोस्ट प्रोबेबली प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन इन वन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स। प्लीज नोट करेंगे। चलिए जी, फिर से आ गया, एक मोटी सी रस्सी हैंग करी हुई है आपने अगले सवाल में, और रस्सी के वजन की वजह से ना टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, तो आपसे रस्सी की वजन की वजह से ही टेंशन पूछी जा रही है। तो देखिए, ए पॉइंट पे टेंशन पूछ रहे हैं, पूरे रोप का मास m और पूरे रोप की लेंथ l है। हाँ ठीक है, तो जो टेंशन एट पॉइंट ए होगी वो किस वजह से होगी, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द हैंगिंग पोर्शन। तो बस समहाउ अगर आप हैंगिंग पोर्शन का मास निकाल ले तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यूनिटरी मेथड करिए ना। देखिए क्या है, पूरे धागे का मास, पूरे रोप का मास m, पूरे रोप की लेंथ l। ठीक है, अब हैंगिंग पोर्शन का मास एम ए बी और हैंगिंग पोर्शन की लेंथ एल माइनस एक्स। यूनिटरी मेथड खेलिए, यूनिटरी मेथड, खट खट, एम इंटू एल माइनस एक्स इक्वल्स टू हैंगिंग पोर्शन का मास इंटू लेंथ ऑफ द रोप। यहां से एम ए बी आ गया एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। राइट बच्चों, देखिए अब तो बस यहां पुट कर दीजिए ना। अब ये हो जाएगा m बाय एल माइनस एक्स इंटू जी। बच्चों कई बार हैंगिंग पोर्शन की लेंथ l माइनस एक्स भी दे सकते हैं, जैसे यहां पर पूछा ये x भी दी जा सकती है, तो क्वेश्चन डिफरेंट होगा। ऊपर से अगर लेंथ l माइनस एक्स और नीचे x, तो फिर डिफरेंट हो जाएगा आंसर। राइट बच्चों, करना ऐसे ही है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा लॉज ऑफ मोशन वन शॉट। इसमें हमने काफी क्वेश्चंस कनेक्टेड मोशन के किए, सूडो फोर्स किया, इंपल्स मोमेंटम किया, क्रिएट प्रॉब्लम किया, धागा हैविंग मास किया। अगले लेक्चर में आपको फ्रिक्शन वन शॉट कराऊंगा, फ्रिक्शन के सारे सवाल एक ही बार में। राइट बच्चों, वेरी बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग वेरी हार्ड।